हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का ये कमाल का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिलहाल अगर हम इस चैप्टर के ऊपर आए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो आप ये बात समझ करके चलिए कि ये चैप्टर बेसिकली प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। ये चैप्टर अगर आप कभी पढ़ेंगे ना, तो ये चैप्टर इसी बारे में है कि मान लो मैं बाजार में गया हूं और दुनिया भर की चीजें दिख रही है मुझे। अरे अगर मैं चिप्स के पैकेट देखूं तो अगर ये जो लेस यहां मिल रहा है ये यहां पर भी मिल रहा है, कितनी दुकानों में लेस के चिप्स मिल रहे हैं, तो ये कहां से आए, कैसे इतने सारे चिप्स के पैकेट बनाए जा रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि प्लास्टिक में कोई हाथ से चिप्स भर रहा है उसके बाद सेलो टेप साट करके दे रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पहले ही क्वेश्चन है, 2013 में आ चुका है, हो सकता है 2022 में आ जाए। व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गिव एग्जांपल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? द इंडस्ट्रीज दैट डू द प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। एक इंडस्ट्री क्या होती है? अरे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो ऐसे ही लगा है ना। अरे वो हम जैसे गिफ्ट देते हैं किसी को तो रैपिंग पेपर लगाते हैं उसके शो के लिए, पर उस गिफ्ट का असली गुण क्या है? वो जो अंदर है। तो इंडस्ट्रीज की मेन यहां पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडस्ट्रीज की। मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ मैन्युफैक्चर करती हो। अरे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती? लोग एजुकेशन को इंडस्ट्री कहते हैं, एडटेक कहते हैं। तो यहां से भी एक अच्छा फ्यूचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक बेहतर भविष्य मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप चाहे टीवी की बात करें, घड़ी की बात करें, चश्मे की बात करें, शर्ट की बात करें, हर एक चीज मैन्युफैक्चरिंग मींस बनाना। तो इंडस्ट्री क्यों लगाते हैं? बनाने के लिए। अरे जनाब, अगर आप अपने घर में दही जमा करके दही भी बेच रहे हैं ना मार्केट में, इवन स्टिल यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, दैट इज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड दैट इज योगर्ट। आप दही बना रहे हैं। सो ये मैन्युफैक्चरिंग टर्म पे मत जाओ, ये ऐसे ही लिखने के लिए दिखा गया है। इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। ये इस देश के भविष्य को, इस देश के बच्चे को ये चैप्टर बताने के लिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, उद्योगपति। ये इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज, क्या ये सच है कि जिस देश में ज्यादा फैक्ट्री है, ज्यादा इंडस्ट्री है, वो ज्यादा डेवलप्ड है? अरे किस बेसिस पे लोग कहते हैं कि जापान ज्यादा डेवलप्ड है, यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है, या इजराइल या चाइना ज्यादा डेवलप्ड है? वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? और इंडस्ट्रीज के क्या रोल है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है चैप्टर की हेडिंग उठा करके, वाटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मानो आ गया 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क पहले ही क्वेश्चन आएगा, वाटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज that do the production on a large scale। ये large scale production जरूरी है। अब ये एक तरीका हो गया, एकम सत्यम, इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूसेस द फाइनल गुड्स बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल। मैं क्या कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल लेती है और उसके बाद फाइनल गुड प्रोड्यूस करती है ऑन अ लार्ज स्केल। बेसिकली अगर आपको एक इंडस्ट्री कहलाना है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाना है, तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना ही होगा। हाँ, ये बात भी हम मानते हैं कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पे कंसिडरेबल प्रोडक्शन होता है। तो ये चैप्टर बेसिकली कहीं ना कहीं इसी बारे में है कि इंडस्ट्रीज क्या है, फैक्ट्रीज क्या है। देखो, मैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कोई फर्क नहीं समझता। वही बात है जैसे कि पंकज कमल कहते हैं, सूर्य सूरज कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज किस तरीके से होती है, किस तरीके से डाली जाती है, और ये परसेप्शन क्यों है कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बहुत सारे देश देखोगे जिसमें एक तिनका नहीं उगता है। अरे मैं सच बता रहा हूं। अरे रशिया जो है, रशिया में विंटर रहता है ना, मोर देन 55% ऑफ द टाइम, है ना भाई। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 300 दिन सूरज आपको दिख सकता है, रशिया में नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रशिया के पास साइबेरिया ऐसे देश हैं जहां पे बहुत ठंड पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि रशिया में हो सकता है इतना ज्यादा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, खेती नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रशिया एक अच्छा देश है, डेवलप्ड देश क्यों है? इंडस्ट्रीज की वजह से। क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती है ना कि भले ही ये दूसरे देश से सामान लेंगी, पर अपने देश की फैक्ट्रियों में ये सामान बना करके बाहर बेचेंगी, और जब आप अपने देश की फैक्ट्री में सामान बना रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि इंडिया में आयरन बहुत ज्यादा है,
जैसे एक टाइम पे अफ्रीका में सोना बहुत निकलता था, अभी भी निकलता होगा, पर अंग्रेजों ने आधे से ज्यादा चूस लिया। पर इंडिया में आज भी आयरन ओर बहुत ज्यादा है, लोहा बहुत भारत की भूमि से निकलता है ना। तो ये इंडिया क्या करता है, आयरन ओर लेकर के चाइना को बेच देगा या किसी और देश को बेच देगा। ये देश क्या करते हैं, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ना चाइना के पास आयरन है ना यूनाइटेड स्टेट्स के पास। ये लोग क्या करते हैं, हमारा आयरन लेकर के उसी से कोई मशीन बनाएंगे और हमको और बाकी देशों को बेचेंगे। तो समझ रहे हो ना। पर ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि मानो टमाटर जो है वो सस्ता मिल रहा है, पर टोमेटो केचप अगर आप बेचोगे तो महंगा मिलेगा, है ना। बिल्कुल वैसी ही बात है, अगर आप किसी कंट्री से आयरन ओर ले रहे हो तो आप सस्ते में लोगे, पर उस ओर का इस्तेमाल करके आप कोई मशीन बनाओगे और वो मशीन उस देश को या दुनिया भर के देशों को बेचोगे तो मशीन महंगी बिकेगी। तो ये मशीन बनाना, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आएगा। देखो ये बात याद रखना, भारत एक कृषि देश है, हमारे पास कुदरत हमारे ऊपर मेहरबान है, हम 3 दिशाओं से समुद्र यानी कि वरुण देवता से घिरे हैं, हिमालय खुद वहां पर है जो हमारा रक्षण करता है चीन से। पर कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर व्हाट आर इंडस्ट्रीज? क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? क्योंकि इंडस्ट्री इज द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज। जितनी ज्यादा कैपेबल आपकी इंडस्ट्री होगी उतना ही बेहतर आउटपुट आप बना पाओगे। अरे हो सकता है कि मानो कोरिया की इंडस्ट्री इतना ज्यादा डेवलप नहीं है तो वो सैमसंग जैसा मोबाइल बनाएंगे, अमेरिका की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो एप्पल जैसा मोबाइल बनाएगी। फर्क क्या है यहां पे? हो सकता है दोनों मोबाइल में रॉ मटेरियल एक ही जा रहा है, बस यहां की इंडस्ट्रीज थोड़ी ज्यादा बेहतर है तो बेहतर प्रोडक्ट बना रही है, यहां की इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली उतना बेहतर नहीं है तो थोड़ा खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसको आप सीरियसली मत लेना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप ये बात समझो, ऐसे बहुत से देश हुए हैं जहां घास का तिनका नहीं उगता लेकिन फिर भी वो भारत से आगे क्यों है? क्योंकि उन देशों के पास ये क्षमता है कि आप बस उनको साधन दे दो, संसाधन दे दो, अरे टैंक हो, तोप हो, मिसाइल हो, परमाणु बम हो, वो सब बना देंगे। क्योंकि ये जो साधन है, ये जो क्षमता है, द केपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग यूजिंग द रॉ मटेरियल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज known as manufacturing industries. Industries ही उस capability का नाम है। तो what are manufacturing industries? The industries that use the raw materials to produce the final goods on a large scale, है ना। तो इसीलिए भारत में अगर कोई इन्वेस्टर लाने की पॉलिसी है तो वो उद्योगपतियों को मतलब ऐसा नहीं है कि उनको लाके बसाया जा रहा है, ऐसी पॉलिसीज हर देश में होती है। किसी लिए? इसीलिए ताकि इंडस्ट्रीज आए, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी कैपेबिलिटी को विकसित करती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आई होप आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद फटाफट जो जहां बताऊंगा वहीं रुकना है, हर जगह रुकने की या हर जगह हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर स्टूडेंट्स फटाफट नीचे आते हैं, डायरेक्ट यहां पर आ जाइए, ठीक है। जो हाईलाइट किया है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा गया है? द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हूबहू सीबीएसई बहुत चालाक है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक स्तर है, यानी कि उसका एक लेवल है क्वेश्चन पूछने का, और उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत है इंटरनेशनल मार्केट में, इनफैक्ट इंडिया में तो खास तौर पे। तो आप ये बात समझ करके चलिए कि आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, आप सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट है, सो इट मीन्स समथिंग। और सीबीएसई जो है भले ही उसके सिलेबस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि देखो बुक हमेशा चेंज नहीं करते, है ना, या फिर देखो इनका सिलेबस जो है और ज्यादा एडवांस्ड होना चाहिए जितना शायद इंटरनेशनल या आईसीएसई बोर्ड्स का है, बट फिर भी सीबीएसई के सवाल पूछने पर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि मैं सालों से उनके सवाल देख रहा हूं। क्योंकि वो टेक्स्ट बुक को भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे एक अच्छा क्वेश्चन मैन्युफैक्चर करने के लिए। हूबहू ये 3 लाइनें जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले ली जाती है और आपके एग्जामिनेशन पेपर में छाप दी जाती है। क्या लिखा जाता है? द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट। कि किसी भी कंट्री, है ना, किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अब बच्चों को समझ में नहीं आता इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो मैं एकदम आसान शब्दों में बताऊं, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। पहली बात तो देखो जीडीपी और इकोनॉमी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जीडीपी इकोनॉमी का, माफ कर, हाँ, जीडीपी इकोनॉमी का एक हिस्सा है,
यानी कि जीडीपी सब पार्ट है, जीडीपी छोटा है, जीडीपी कम हो गई, जीडीपी कम हो गई, यार इकोनॉमी ओवरऑल मेन है, इकोनॉमी बढ़ रही है कम हो रही है वो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है बट जीडीपी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। सो जीडीपी साइड करो, इकोनॉमी क्या होती है या अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी यानी कि बेसिकली आपके देश के पास कितना पैसा है। अब अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछोगे या किसी इकोनॉमिक्स के स्कॉलर से पूछोगे तो वहां इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिस दैट, वो दुनिया भर की आपको प्रोफेशनल डेफिनेशन देगा, है ना। द टोटल रेवेन्यू रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सेशन, बहुत बड़ी डेफिनेशन देंगे। पर एक लेमैन टर्म्स में, एक आम भाषा में अगर आपको बताया जाए तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था यानी कि मनी पावर कितना है, आपका देश कितना अमीर है। कि लोग ये कहते हैं ना कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द नंबर 1 इकोनॉमी, है ना, और चाइना इज द नंबर 2 इकोनॉमी, यानी कि पूरे विश्व में जो करीब 200 से भी ज्यादा देश है उसमें अमेरिका सबसे अमीर देश है और चाइना दूसरे नंबर पे सबसे अमीर देश है। सर भारत का स्थान कहां पे आता है? भारत टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है, ठीक है। यानी कि दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में से एक भारत भी है। हमें वो अमीरी शायद आम सड़कों पर नहीं दिखती होगी क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनीवेज उन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। तो आप समझ जाओ कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो ये इकोनॉमी पैसा, क्या पैसे को स्ट्रेंथ माना जाता है? बिल्कुल। जो नंबर 1 इकोनॉमी है ना, यानी कि उसके पास बहुत पैसा है, तो उस देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी होगी, वो डॉक्टर्स को ज्यादा सैलरी देंगे, अच्छे बेड रखेंगे, एक्स्ट्रा बेड रखेंगे कि कभी भी कोई भी पेशेंट आए तो उसके लिए बेड हो, साफ सफाई करेंगे। पैसा चाहिए इन चीजों के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि साफ की हम लोगों को गंदगी में रहने की आदत है, कई बार फंड्स कम पड़ जाते हैं, है ना। कि मान लो कि इतने, एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इतने मैसिव लेवल पे हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गंदगी होती रहती है। तो उस वजह से आप कितनी सफाई क्यों ना करो, वो तो गंदगी आपको दिखेगी। चमका थोड़ी सकते हैं, एकदम से चमकाएंगे फिर 5-10 लोग, 500-600 लोग आएंगे, फिर गंदा हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि हम एडवांस्ड मशीनरीज नहीं यूज कर सकते क्लीनिंग के लिए। हमारे पास ज्यादातर मैन लेबर ही आपको दिखेगा रेलवे स्टेशन में या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि एडवांस्ड मशीनरीज में बहुत पैसा लगाना पड़ता है। सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज अ बिगर स्ट्रेंथ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपको यह भी समझना होगा कि जैसे मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाओगे कि पहले मतलब रेगिस्तान ही था जनाब, आज रेगिस्तान में इमारतें बना दिए। कहां से आया पैसा? क्योंकि तेल बहुत निकलता है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने कहा है कि 2050 तक, कि बाय 2050 उनका ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। और आपको ये भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके खुद के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स आज गड्ढा खोदेगा ना अपने देश के इलाकों में तो बहुत तेल निकलेगा, बट यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सारे क्रूड ऑयल को, अपने सारे पेट्रोलियम को रिजर्व्स बोल करके साइड में रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, और वो भी मिडिल ईस्ट से ही तेल लेता है। तो इसलिए काफी लोग बोलते भी हैं, ठीक है, यूएस क्रूड, यानी कि यूएस जैसे अपना क्रूड ऑयल छुपाता है वैसे लोग भी अपनी बातें छुपाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं द यूएस क्रूड। यानी कि अगर कोई अपनी बातें छुपा रहा है, जैसे यूएस अपना ऑयल छुपाता है जो कि सबको पता है पर उनके पास है बहुत। तो हाँ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो आपसे ये पूछा जा रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं, खाली बढ़ा चढ़ाने के लिए दिया है। कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कुछ बनाती ना हो। बोर्ड बनाने वाली इंडस्ट्री, घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री, अरे अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री भी है ना तो भी फिल्म तो बना रहे हैं, नहीं तो कोई एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, कोई डांस वीडियो बनाएंगे, कुछ तो बना रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। इंडस्ट्रीज क्या, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, 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 क्या इंडस्ट्री से देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो हूबहू क्वेश्चन आएगा, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट। ऊपर देखते हैं कुछ है, हाँ, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट एंड इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो यहां पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें चाहिए होगा और ध्यान से देखते हैं कि हो क्या रहा है यहां पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम चैप्टर कर रहे हैं। एक और चीज आप याद रखिएगा, ये चैप्टर प्योरली सेकेंडरी सेक्टर के साथ डील करता है। प्राइमरी सेक्टर में आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये सब आ जाएगा। ठीक है,
सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, या आपके कंपनी, कोऑपरेटिव, सब, क्योंकि जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा कोऑपरेटिव्स को भी देखेंगे, थोड़ा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, है ना, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, सबको देखेंगे। तो जितनी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कोऑपरेटिव से सब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो ये चैप्टर ब्रॉडली जो है सेकेंडरी सेक्टर के साथ डील करता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, शॉर्ट में प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, द इंडस्ट्रीज दैट डू द प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। अब इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा गया है? पहला, जो क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर पीडीएफ में दिखाए थे वही क्वेश्चंस यहां पर भी है, तो ध्यान से देखिएगा। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन या एग्जामिन द स्टेटमेंट, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तीनों का जवाब जो है एक ही है। वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि भाई ये जो इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो अब बुक में लगाया जाता है, तो तुम भी ऐसे लगा दो, मतलब बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्यों है, आपकी इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रीज, या इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, तो उसका जिक्र जो है यहां पर किया जा रहा है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि मानो ये लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पे लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, तो कई बार मैन्युफैक्चरिंग की जगह वो सेकेंडरी डाल देंगे कि सेकेंडरी सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। वाई? याद रखना, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये कुछ आंसर हो सकते हैं इससे बढ़ करके, और इससे बेहतर भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, और ये पॉइंट्स आपके बुक में भी हूबहू लिखे गए हैं, इसका सबूत भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, यानी कि जो बता रहा हूं बस उसको ध्यान से एक बार सुनना, और उसके बाद जो 5-6 पॉइंट बताऊंगा उनमें से जो 2-3 ईमानदारी से याद हो जाए वो बहुत है, बस एक बार सुन लो, है ना। मॉडर्नाइजेस कैसे करते हैं सर? आप कहना क्या चाहते हो कि जैसे बेटा ट्रैक्टर हो गया, बेटा जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, या आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, है ना, या फिर आपके पंप्स हो गए, है ना, तो ये सब क्या हो रहा है? ये आपके ट्रैक्टर्स हो गए, आपके पंप्स हो गए, आपके थ्रेशर्स हो गए, आपके मशीन हो गए। ये ट्रैक्टर एक मशीन है, ये मशीन कहाँ बनती है? फैक्ट्री में बनती होगी ना। अरे जब इंडस्ट्री नहीं थी आज से 200-300 साल पहले, तो क्या खेती नहीं होती थी? हम बैल, नंदी जी, है ना, जो महादेव की सवारी है, हम बैल का इस्तेमाल करते थे, है ना, उससे हम हल जोतते थे, और बहुत मुश्किल का काम होता है, इसलिए कहा जाता है जय जवान जय किसान। क्योंकि जब बैल चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको बस बैल को डंडा मारना है और वो हल जोत के ले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हाथ से बहुत तेजी से दाबना पड़ता है ना। इसलिए लोग कहते हैं किसानों के कंधे हमेशा ऊंचे होते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से दाब के रखते हैं हल को, और उसके बाद मतलब चीरना पड़ता है धरती माँ को, या फिर वहां से, ताकि अंदर की ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बाहर आए, तो उस पर हम कुछ उगा सके। तो बेटा ये बात याद रखना कि ये ट्रैक्टर अभी आए हैं, ये फर्टिलाइजर या ये पेस्टिसाइड जो आप डालते हो, या पंप की मतलब बिजली एक स्विच ऑन करो और जमीन से मोटर पानी खींच के खेत में फेंकेगा, ये सब अभी आया है। तो ये सब चीजें कहाँ बनी है? किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी होगी। ये घड़ी फैक्ट्री में बनी है, ये चश्मा फैक्ट्री में बना है, ये माइक फैक्ट्री में बना है, ये बोर्ड फैक्ट्री में बना है, ये मार्कर भी हो फैक्ट्री में बना होगा, हो सकता है। तो फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नंबर 1 वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देती है। या अब मेन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता चल गया कि शुभम सर ने बोला था कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या वाई सेकेंडरी सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला था कि यार उससे एग्रीकल्चर में मदद मिलती है, हाँ, या फिर इट मॉडर्नाइजेस द प्राइमरी सेक्टर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है, वैसे आपके एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, या फिर मॉडर्नाइजेस की जगह अगर आपको लिखना है इट इंप्रूव्स, है ना, एग्रीकल्चर,
या इट इंप्रूव्स एग्रीकल्चरल टूल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, सब सही है, एकम सत्यम। कि अब एग्जाम्पल दे देना, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पंप्स, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इलैबोरेट द स्टेटमेंट। तो आप लिखोगे यस। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, चलो फिर से पीछे जाते हैं, जिसमें तुम्हें कोई स्टेटमेंट दिया है, जैसे यहां पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, या फिर नीचे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, जहां पे भी ना ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, और अगर स्टेटमेंट सही है तो आंसर का पहला ही पॉइंट है वहां हामी भर दो। जैसे यहां पर है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना, डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो लिख दो यस, yes indeed the economic strength or development of a country depends upon the manufacturing industries। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो सीबीएसई के पसंदीदा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस में पहले स्टेटमेंट पढ़ो। अरे एक्सप्लेन एग्जामिन तो बाद में करोगे ना, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, और अगर वो स्टेटमेंट सही लगते हैं तो हामी भरो, अगर स्टेटमेंट गलत लगते हैं तो हामी मत भरो। तो गलत लगते हैं तो भी लिखो नो, आई डोंट थिंक कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इससे आपका एक पॉइंट तो ऐसे ही बन गया ना। अरे थोड़ी कॉपी भी भरनी है ना, तो ये जरूर लिखना अगर ये क्वेश्चन आता है। चलो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अपने आंसर को डिस्कस करते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन या एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा कि यस इंडीड द स्ट्रेंथ, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद में लिखूंगा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेस द एग्रीकल्चर, है ना, बाय प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री with modern tools like tractors, fertilizers, pumps, pesticide, threshers, harvesters, जो मन में आया लिखो, सब सही है। कोई भी वो चीज जो किसान अपने खेतों में जिसका इस्तेमाल करता है और वो चीज किसी फैक्ट्री में मास लेवल पे बनी है, वो सब एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये सब आएंगे। अब क्या होता है, आज जो है किसानों के पास ट्रैक्टर आ गया, फर्टिलाइजर आ गए, पंप्स आ गए, तो इससे क्या होगा, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इससे क्या होगा, इट बूस्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिल जाता है। द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी नहीं, बक बूस्ट मिल जाता है, यानी कि क्या, यानी कि एक मतलब एक पावर सोर्स मिल जाता है, वो और तेजी से होगा। या अगर आपको बूस्ट वर्ड नहीं पसंद आता है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इंप्रूव्स, या और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेट्स। एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, जब विद्वान एक सत्य को अलग अलग तरीकों से कह सकता है तो क्या एक आंसर को अलग अलग तरीकों से नहीं लिखा जा सकता? मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ ये चीजें याद करके जाए, आप समझे कि क्यों इंडस्ट्रीज का रोल है, क्यों ऐसे देश हैं जो हमारे बराबर जो ना तिनका उगा पाते हैं, जिनकी एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडिया का एग्रीकल्चर स्ट्रांग है, बहुत सारे देशों का नहीं है, इजराइल का भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री क्या है, हाँ वो फैक्ट्री होती है, नहीं बेटा, सही मायने में इंडस्ट्री उस कैपेबिलिटी का नाम है जिससे आप रॉ मटेरियल लेकर के कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो ये कैपेबिलिटी हर एक देश में होनी चाहिए, इसलिए तो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। एक ऐसा भारत हमें चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम हथियार बाहर से खरीद रहे हैं या बाहर से मशीन खरीदे और उस मशीन से हथियार बना रहे, नहीं, हम अपने ही देश में सब बनाएंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो हम भी डेवलप होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो, तब जाके कल को कोई न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे और कोई डेवलपमेंट की बात करेगा ना तो आप उसको जवाब दे पाओगे। या कल को आप ही से कोई कहीं इंटरव्यू में पूछ लेगा ना कि देश की वास्तव में क्या इंडस्ट्री से प्रगति हो जाएगी, अरे ये इंडस्ट्री लगाने से तो हो सकता है कि आसपास का कोई थोड़ा जंगल काटना पड़ा हो, या इंडस्ट्री लगाने से तो बहुत पोल्यूशन होता है,
तो हम इंडस्ट्रीज क्यों लगाते हैं? तो आपके पास अरे नहीं नहीं अच्छा होता है, नहीं, आपके पास एक सूटेबल और स्टैंडर्ड और एकदम क्रिस्प आंसर होना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि इंडस्ट्री सिर्फ कोई फैक्ट्री या वो सिर्फ कोई इमारत नहीं है। इंडस्ट्री क्या है? वो क्षमता है, इट इज अ ग्रेट कैपेबिलिटी, है ना, टू टेक द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू समथिंग गुड। और वो प्रोडक्ट जब आप बेचोगे तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो हमारा दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, व्हाट डज इट डज, व्हाट डज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा कि इट इंप्रूव्स इट मॉडर्नाइजेस द एग्रीकल्चरल टूल्स। दूसरा हम क्या देखेंगे? इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स। वही जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास क्या है? आयरन ओर, जमीन से लोहा निकलता है हमारे पास, लेकिन वो एकदम रॉ है। वो जैसे जमीन से सब्जी निकलती है लेकिन उसको पकाना पड़ता है ना, एकदम रॉ है। तो आयरन ओर इंडिया के पास निकलता है, तो आयरन ओर इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। मानो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सच में भी होता है। मानो हमने आयरन ओर एक्सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। अब यूएसए क्या करेगा? हमारा जो आयरन ओर है लेगा और यूएसए उससे क्या करेगा? उससे मशीन्स बनाएगा। अरे कोई भी मशीन बनाओगे, है ना, क्या करेगा? मशीन्स को मैन्युफैक्चर करेगा। कोई भी मशीन बनाओगे तो उसमें लोहा तो चाहिए ही। मानो कि यूएसए ने कुछ टैंक बनाई, T90 करके टैंक्स बनाई यूएसए ने, ठीक है। तो अब वो टैंक्स क्या करेगा? वो मशीन्स मैन्युफैक्चर करने के बाद वो वापस जो है इंडिया को वो मशीन्स बेच देगा। अब आप मुझे बात ईमानदारी से बताओ, ये सब हटा करके, कि इंडिया यूएसए, इंडिया ने जब आयरन ओर दिया यूएसए को, है ना, तो कितना दिया? मानो 7.5 CR, मानो 7.5 करोड़ में इंडिया ने आयरन ओर बेचा होगा, ठीक है। मानो कितना बेचा? मानो 100 किलो आयरन ओर हमने बेचा यूएसए को, बहुत कम कीमत है, पर मानो 7.5 करोड़ में बेचा। और यूएसए ने इसके बदले में हमें क्या दिया? यूएसए ने इसके बदले में हमें 35 टैंक्स दिए, जिन टैंक्स में हमारा ही लोहा यूज हुआ है। तो इसकी कीमत कितनी होगी? 175 करोड़। डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है ना। अगर यही टैंक जो है, हमारे पास रॉ मटेरियल तो है, अगर यही टैंक हम अपने देश में ही बना ले तो 175 करोड़ तो बचेंगे ना। हाँ मैं मानता हूं बेटा कि अपने देश में टैंक बनाएंगे तो अपने देश में फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री के मजदूरों को पगार दो, अपने देश में टैंक बनाने में भी पैसा लगेगा, पर ये 175 की जगह मेरा 75 या 100 करोड़ में हो जाएगा। तो अगर मेरे खुद के देश में इंडस्ट्री होगी तो मेरी 175 कहाँ गया? 175 माइनस 100 मेरे 75 करोड़, 75-80 करोड़ रुपए बच जाते। अगर मेरा देश इतना सक्षम होता कि हम खुद ही जो है अपने अपने रॉ मटेरियल्स को यूज करके कोई गुड बनाए, कोई प्रोडक्ट बनाए। तो यहां पे हो क्या रहा है? मैं जानता हूं ये सारी बातें सुनकर आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, यूएसए पे गुस्सा आ रहा होगा, इंडिया पे गुस्सा आ रहा होगा, पर आप छोड़ दो, ये बस एक एग्जांपल है। आप इससे ये समझो कि गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। सो नंबर 1 इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, नंबर 2 इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वो आयरन ओर वाला एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा लगे तो आप दे देना, नहीं तो एक और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दिया जाता है कि टोमेटोज आर लेस वैल्यूएबल देन टोमेटो केचप, है ना। आप किसी देश को टमाटर बेचोगे तो कुछ मानो 100 रुपए किलो भी बेच रहे हो, हालांकि इतना महंगा है नहीं, पर मानो 100 रुपए किलो भी बेच रहे हो तो ठीक ही है। पर वही टोमेटो केचप अगर आप किसी देश को दोगे, वो आपको केचप बना के देगा तो 150-250 रुपए में लेगा। तो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, या मैं तो यूजुअली अपना आयरन ओर वाला एग्जाम्पल यूज करता हूं, पर आप जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो पॉइंट्स है वो एकदम बेसिक है। क्या है वो पॉइंट्स? नंबर 3, इंडस्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से क्या होता है? रोजगार मिलेगा, है ना। अरे जब टाटा बंगाल से गुजरात गया था, टाटा कंपनी जो है जब उन्होंने बंगाल छोड़ करके गुजरात में अपना प्लांट लगाया, तो उससे क्या वहां पे रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा?
रोजगार जरूर मिला और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके रोजगार मिला। तो इसीलिए फैक्ट्री से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर लोगों को रोजगार मिला है तो लोग गरीबी रेखा से गरीबी में नहीं रहेंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि अब उनके घर में कमाई हो रही है, उनके घर में कोई बेटा है कमाने वाला, उनके घर में कोई बेटी है कमाने वाली। तो ये सारी चीजें भी ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या पढ़ पढ़ करके वो कहते हैं ना, कबीरदास जी ने एक बार क्या कहा था, पोथी पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पोथी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके कोई पंडित नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर भी दो अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, की रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास इंडस्ट्रीज है, चलो इसको दूसरे स्लाइड पे लिखते हैं, अगर आपके पास इंडस्ट्रीज हैं तो और अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं दैट कैन बी एक्सपोर्टेड, है ना, कि आपके जो गुड्स हैं उनको आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस एक्सपोर्ट से क्या होगा, आपको बेटर फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। अभी ये मानो फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आता है ना, तो मैं तो यही लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बेटर फॉरेन रेवेन्यूज। कि अब मानो इंडिया जो है वो किसी देश को सामान बेचेगा, जो कि इंडिया बेचता है, ऐसा नहीं है। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हम आज भी मेडिकल टूरिज्म का हब है कि विदेश से लोग खासतौर पे हार्ट का इलाज कराने इंडिया में ही आते हैं और भी अलग अलग चीज़ों के लिए, और इंडिया से मेडिसिन भी विदेशों में जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू फॉरेन रेवेन्यू, या आपकी बुक में इसको क्या लिखा गया है, फॉरेन एक्सचेंज। सी देयर इज नो सच डिफरेंस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रेवेन्यू एक तरीके से एक ही बात है। बेसिकली बात ये की जा रही है कि अगर आपके देश में इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके देश में होंगी, अच्छी इंडस्ट्री होंगी, तो वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी एंड बेटर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड, उसको आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। अब क्या आंसर सच में इतना बड़ा है? ईमानदारी से मेरे को बताओ, क्या आंसर सच में इतना बड़ा है? नहीं। आपसे पूछा यह जा रहा है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, किसी देश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का क्या योगदान है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। What is the importance of manufacturing industries? Why manufacturing industries are considered as the backbone of development? तो अब क्या लिखोगे? सीधी सी बात है, सबसे पहले लिख देना modernizes agriculture। जो याद आएगा फटाफट लिखेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ताकि जो पॉइंट्स याद है लिखते हैं। modernizes agriculture, फटाफट। उसके बाद क्या है? reduction of poverty। ये मुझे याद आ रहे हैं, आपको जो याद है आंख बंद करके जितना याद है लिख दो। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि रोजगार मिलेगा लोगों को। और क्या था, अभी लास्ट में ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक्सपोर्ट जो है उससे करोगे तो फॉरेन रेवेन्यू जो है आपका बढ़ जाएगा। अरे वो टमाटर वाला क्या बोला था, आयरन ओर वाला, हाँ वही। यानी कि किस बारे में बात हो रही है? इसी बारे में बात हो रही है आपकी कि वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएगी। बस इन्हीं की बात हो रही है। और शुरू में मैं हामी भर दूंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओह, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो मेरा एक पॉइंट वो हो गया और ये सारे पॉइंट्स लिख दूंगा। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट या व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन फॉर डेवलपमेंट, सो manufacturing industries are considered as the backbone of development because manufacturing industries have a very major role in the development of a country. What do manufacturing industries do? Manufacturing industries modernize the agriculture. They provide the agricultural sector with modern tools such as tractors, pumps, fertilizers, pesticides, है ना। Using these tools, the agricultural sector can boost its product, boost its output. या using these modern factory-made tools, the agricultural sector can improve its output. बेसिकली बात इतनी ही हो रही है कि फैक्ट्री में बने चीजों से एग्रीकल्चरल सेक्टर की मदद होती है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि हाँ, फैक्ट्री होगी तो क्या होगा? हाँ, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. It provides employment to people. It leads to reduction of poverty and starvation.
लिख दो, अरे पॉवर्टी स्टारवेशन कुछ भी चलेगा, एकम सत्यम। इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। अरे अगर गरीबी जाएगी तो भूखमरी भी जाएगी ना, भूखा रहने का किसको शौक है? आप समझ रहे हो ना बात को? अगर गरीबी जा रही है तो भूखमरी स्टारवेशन भी जाएगा। तो क्या है, why manufacturing industries are considered as the backbone of development? Manufacturing industries are considered as the backbone of development because they have a major role to play in a country's economic strength or development. इसको कैसे explain करोगे? इसको आप लिख दोगे डायरेक्ट कि manufacturing industries modernizes the agriculture sector, है ना? It provides the agricultural sector with modern tools such as tractors, pumps, fertilizers, pesticide, है ना? The agricultural sector can use these tools to boost its own productivity, to improve its own productivity. उसके बाद क्या है? It provides employment. अरे जहां फैक्ट्री जा रही, बताए ना, अगर टाटा यहां से यहां गया तो क्या वो सिर्फ एक इमारत लेकर के आ गए? क्या सिर्फ टाटा अपना टाटा नाम लेकर के आ गया? नहीं, वो रोजगार लेकर के आया, वो अवसर लेकर के आया, एम्प्लॉयमेंट लेकर के आया, वहां के लोगों के लिए नौकरियां, पैसे लेकर के आए। सो व्हाट डू फैक्ट्रीज डू? दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। उसके बाद याद आए तो लिख देना, इट इंक्रीजेस द वैल्यू of goods. Ladies and gentlemen, you supply tomato to a country and it will be, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, but in return if you take tomato ketchup the value will be more. अब इस तरीके से आंसर लिखना नहीं है आपको, पर आप समझ जाना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंप्रूव या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल में आयरन ओर वाला लिख देना कि इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर, है ना, विच इज चीपर इन वैल्यू, and India imports machinery, iron machinery, which is expensive in value. सीधी सी बात है। या हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है मेरा तरीका गलत है, हो सकता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, पर तुम मत करना। तुम्हें मेरे हिसाब से चलने की या मेरे हिसाब से आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से लिख करके देखना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर देती हैं, काम तो मिलता है यार, रोजगार तो मिलता है। इट लीड्स टू एक समय था, पता है, मैं एक स्टूडेंट से मिला था अभी आने से पहले, थोड़ी देर पहले, और वो स्टूडेंट बहुत परेशान लग रहा था। वो कह रहा था, सर पढ़ना चाहता हूं पर पढ़ नहीं पा रहा। सर ऐसा नहीं है कि फोन में टाइम पास हो रहा है, पर बैठता हूं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसता ही नहीं है सर, नहीं याद हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या करूं? और मेरे पास भी कोई खास जवाब नहीं था। और मैं उसका पॉइंट समझ पा रहा हूं, सर मैं पढ़ने बैठता हूं, मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखती। हाँ सर, मैं आपके लेक्चर्स देख लूंगा, मेरे अंदर वो जोश आ जाएगा कि हाँ इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं समझ गया कि इंडस्ट्री इज बेसिकली द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर समथिंग, वो क्षमता है कोई रॉ मटेरियल लेके कुछ मैन्युफैक्चर करने की, समझ गया। पर ये क्या है? प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, दिस दैट, नहीं हो रहा सर याद, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, कोई वैल्यू नहीं दिख रही। और गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने माइंड को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है कि मेरा उस पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि मैं उससे एक आंसर याद करवा पाऊं। सच तो यह है ना कि आप आउटपुट को बहुत तेजी से पकड़ करके बैठे हो और आपके कर्म से ही असर होगा। पर मैं, हो सकता है गलत कहता आया, हो सकता है कि मैंने जो तुम्हें कई बार छूट दे दी कि अपने हिसाब से लिखो, एकम सत्यम, हो सकता है तुम्हारे आंसर्स गलत हुए, पर यही मायने रखता है। जब तक स्टूडेंट ये समझेगा ना कि एजुकेशन इस बारे में है कि टीचर हमें बताए और हम याद करके लिखे, तब तक एजुकेशन सच में कभी कामयाब नहीं होगी। आगे बढ़ो, मुझसे आगे बढ़ो, तुम मुझसे बेहतर हो, हर मामले में नहीं तो कुछ मामलों में तो बिल्कुल हो। तो अपने हिसाब से लिखो ना, तुम्हारा नाम चाहे जो भी है, मैं नहीं जानता, आयुष है, नंदिनी है, शिव है, प्रतीक है, आगे निकलो, अपना वर्जन लेके आओ आंसर का। और ये बात हमेशा याद रखना ना कि आंसर्स याद क्यों नहीं हो रहे, या माइंड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ जा ही नहीं रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो सर जबरदस्ती नहीं करूं तो क्या बुक बंद करके बैठे रहूं और एग्जाम में जाऊं और खाली बैठ के आ जाऊं, फेल हो जाऊं? नहीं,
बस समझ लो किस बारे में और खुद लिखने की कोशिश करो। जब पढ़ने का मन नहीं करे ना, जैसे मानो ये आंसर अभी याद करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करो, एक पेपर पेन लो और लिखो कि क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन यहाँ से ले लेना वीडियो से, सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मत लेना। हालांकि सबके आंसर एक ही है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सबका आंसर ये एक ही है जो अभी आप याद कर रहे हो। और सिंपल क्वेश्चन ले लो, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, और अपने मन को थोड़ी छूट दो। प्रॉब्लम ये है ना कि आपने उसको बांध करके रखा है। आपका मन एक बहुत अच्छा घोड़ा है बेटा, जो बहुत तेजी से बहुत दूर भाग सकता है, वायु की गति से भाग सकता है, हवा की गति से, पर आप उस पर बहुत ज्यादा लगाम लगा रहे हो तो एक बार वो चिढ़ गया है। अरे अब आप ही स्टूडेंट हो, मैं बोलूं इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये पढ़ो, फिर रिवाइज करो। अरे बैठा क्या है, सैंपल पेपर निकाल, अभी कर। तो कर करके भले ही आपकी भलाई के लिए करूंगा, उससे आपकी बेटरमेंट होगी, पर कर करके एक मन होता है रिवोल्ट करने का। तो आपने अपने मन को बहुत तेजी से लगाम से बांध कर रखा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आज चलो ब्रेक लेकर के फिल्म देख लेता हूं, पुष्पा देख लेता हूं, नहीं। इसका यह मतलब है कि एक दिन ना ऐसा करो कि ये पेपर लो, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मन को पूरी छूट दे दो। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई बात नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं पता ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, मैं इंडस्ट्री के बारे में ही कुछ लिख दूंगा, कुछ भी लिखूंगा, टाटा इज एन इंडस्ट्री। फिर मुझसे मेरे को याद आएगा शायद कि टिस्को, वो टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन, वो सोशल साइंस में पढ़ा था पहले की क्लासेस में, हाँ। फिर उससे मेरा मन शायद किसी और तरफ जाएगा, टिस्को, कि हाँ गुजरात में टाटा आई थी एक टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। रिलायंस भी एक इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे अभी तो सबसे अमीर तो इलॉन मस्क जी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ वो भी एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, पूरा पॉइंट मत लिखो, मतलब जो मन में सोच रहे हो ना इंडिया में प्रॉब्लम है तो खाली पीआरओ प्रॉब्लम, ये है वो है, और लिखते जाओ। इससे आपके कोर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, पर आपका माइंड जो फ्रस्ट्रेटेड है ना, आपने उसको एक डायरेक्शन दे दी, बोला तेरे को जैसे दौड़ना है तू दौड़, तो वो भी थोड़ा खुश होगा। शुरू में दुखी होगा पर धीरे धीरे करके इंप्रूव करेगा। इसी तरीके से होता है बेटा, बांध के उसको मत रखो। वो तुम्हारा बॉडी पार्ट है, माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, पर वो तुम्हारा दास नहीं है। जैसे अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, नहाते हैं, है ना। पाँव में अगर इस पाँव में चोट लगी है ना, तो मैं लंगड़ के चलता हूँ कि इस पाँव पे ज्यादा प्रेशर ना आए, इस पाँव पे आ जाए, ये थोड़ा ठीक है। ये पाँव भी समझता है कि हाँ यार, क्योंकि दोनों तो मेरे ही हिस्से हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि अभी इस पे ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है, इस पे नहीं आना चाहिए। तो जैसे अपने हाथ का, अपने पाँव का, अपने चमड़े का ध्यान रखते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, मन भी तो शरीर का एक हिस्सा है। मन को बिगाड़ना नहीं है गंदी चीजों की तरफ ले जाके। बस कभी कभी उसे पढ़ाई के मामले में छूट दे दो। इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, ये शास्त्र कहते आए हैं और यही हमारी शिक्षा प्रणाली है कि छात्र को छूट तो दो, क्योंकि जब उसको छूट दोगे तो वो काम करेगा, और जिस दिन उसने काम करना छोड़ दिया उसका भंटाधार हो जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं तुमको, देखो। वो पता है कर्म के बारे में है, कर्म की कहानी, कर्ण के बारे में। सर बार बार महाभारत की कहानी सुनाते हो, मान लो तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है, मान लो तुम किसी और समाज से हो, किसी और धर्म से हो, यूं मान लो कि ये सिर्फ एक दंत कथा है, सिर्फ कहानियां है जो सिर्फ बोली जाती है। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सच में हुआ था या नहीं, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए मैं सीख क्या सकता हूं। तो एक दौर था जब अंगराज कर्ण जो है, मानो तुमने सीरियल में कुछ और देखा होगा पर कहानी बस सुन लो। अंगराज कर्ण एक महाभारत के आइकॉनिक कैरेक्टर। कर्ण एक राजकुमार, एक राजा, राजकुमार नहीं माफ कीजिए, एक राजा अंग देश के। वो रथ से जा रहे थे एक बार, तो अब कैसे हुआ क्या हुआ मत पूछो, पर गलती से उनके बाण से एक गौ माता का, एक गाय का बछड़ा मर जाता है। तो बछड़ा अभी बहुत बिलख रहा है, अंगराज कर्ण का बाण है, बहुत तेजी से लगता है अंदर जाकर के, उसकी सांसें जो है निकल रही है तिल तिल करके, धीरे धीरे करके, मतलब उसके प्राण बस छूटने ही वाले हैं। जब उसको तीर लगता है ना तो जोर से एक बार माँ, मतलब कुछ तो बोलता होगा, तो उसकी माँ वहां दूर, वो जो आश्रम है ना एक ऋषि के, वहां पे होती है। उसकी माँ का दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो जाता है, वो दौड़ने लगती है, कूदने लगती है। ये सब देखकर ऋषि मुनि समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इसका बछड़ा चरने गया था, क्या हुआ। वो जाकर के देखते हैं, वो ऋषि ये तो वो देखते हैं कि उनकी गाय का बछड़ा मरा पड़ा है, और बस अभी उसके प्राण निकल गए। थोड़ा जिंदा था और फिर उसके प्राण निकल गए।
तो अंगराज कर्ण चौंक जाते हैं कि मैंने तो कुछ और समझा था, मैं क्यों मारूंगा इसे, मेरे से तो गलती हो गई। वो जाते हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि वो भले ही गाय का बछड़ा है पर अब जब उसकी जीवात्मा निकलेगी तो ईश्वर का अंश है। वो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तभी ऋषि मुनि आ जाते हैं। कर्ण कुछ कहना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर ये दुख है कि ये कैसे हो गया। और तब वो ऋषि मुनि कहते हैं ये क्या किया तुमने, तो कहते हैं मैंने, वो यही कहते हैं जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो ऋषि मुनि को क्रोध आता है, पर वो क्रोध में जो बातें कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। वो कहते हैं तुमने बाण जाने में चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वो हुआ, वही हुआ है ना, कि हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने बाण जाने में चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहां बिलख रही है क्योंकि उसका बछड़ा यहां मरा पड़ा है, तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकता? अरे तुमने भाई, पाप क्या है, पाप और पुण्य की डेफिनेशन क्या है? पाप वो होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने बाण चाहे जाने में चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहां बिलख रही है, उसकी ममता बिलख रही है, तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकता? तो अंगराज यही कहते हैं मुझे श्राप मत दो ब्राह्मण देव, मुझे श्राप ना दो ब्राह्मण, मुझे श्राप ना दो। तो यही कहते हैं तो मेरी गाय का बछड़ा लौटा दो। हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या ये जीवन दान दे सकते हो? और ये वही वक्त होता है जब कर्ण का संयम, उसके हाथ, उसका धैर्य छूट जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। और वो यही कहते हैं, ऋषि मुनि उसको श्राप देते हैं कि हे महारथी, आज जिस रथ पर, वो रथ से आए होते हैं ना, अभी तो नीचे पर रथ से आए होते हैं, कि जिस रथ पर चढ़कर तुम मुझसे और मेरे इस बछड़े से ऊपर हो जाते हो, एक दिन यही रथ तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे भयंकर युद्ध कर रहे होगे तो भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर नृत्य करेगा, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। मैं हंस नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये एक ट्रेजेडी है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। श्राप मिल गया, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कर रहे होंगे, जाने दो बोर्ड पे क्या है, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कर रहे होंगे, तो भय का राक्षस, डर लगने लगेगा, भय का राक्षस चारों ओर दिखाई देगा, डर ही डर दिखाई देगा, है ना। रथ त्याग देगा, भूमि मेरे रथ के पहिए को जकड़ लेगी। लेकिन एक अच्छा योद्धा इसे एक अपॉर्चुनिटी बना लेगा। और जिस तरीके से कर्ण का वध हुआ, महाभारत में बहुत सारे पर्व है, भीष्म पर्व, वैसे कर्ण पर्व, ये पर्व का मतलब क्या होता है, लेसन। तो कर्ण पर्व में भी जब कर्ण का वध होता है ना, तो सभी देवी देवता आए होते हैं वहां पर देखने के लिए। इंद्रदेव भी होते हैं, अर्जुन के पिता, और सूर्यदेव भी होते हैं, कर्ण के पिता। तो सब लोग चौंक जाते हैं और सबको खुशी होती है कि इस व्यक्ति ने जीवन के अंत तक संघर्ष किया और उसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हो गया, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो उसने एक श्राप को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी ना, उस प्रॉब्लम ने भी उसे महान बनाने में मदद कर दी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टोरी से आपको समझनी चाहिए बेटा, वो यही है भाई बहन, कि आप जाने में कोई काम करो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ है ना। यही होता है, आप गलती से किसी को धक्का दो या जानबूझ के दो, परिणाम वही होता है। तो आप जानबूझ करके नहीं पढ़ रहे हो, नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, या फिर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर पढ़ नहीं पा रहे हो। नहीं पढ़ पाना और नहीं पढ़ना, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है दोनों केसेस में। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन यही है ना कि थोड़ी कभी कभी ढील देनी चाहिए मन को, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और याद रखना, पढ़ाई करना जरूरी है। अगर तुमको मेरे लेक्चर्स लंबे लगते हैं ना, तो स्किप कर करके जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देख कर ही निकाले जाते हैं, तो वहां से भी देख करके सिर्फ उतना भी कर लोगे तो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है ये सब पढ़ना। ठीक है, आगे जाओ, आगे बढ़ो, अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये मार्क्स ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे दुनिया में, पर जीवन के आखिरी वक्त तक भी वो यही कहते थे कि आज जब मैं जीवन में पीछे मुड़ करके देखता हूं ना, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो चीजें जो मैंने की, जो यूरोपियन पार्लियामेंट में भाषण दिए, ये सारी चीजें ना मुझे कभी खुश नहीं कर पाती थी, है ना। सर आप तो चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा रहे, ये आपका 10% चैप्टर, 10% तो नहीं है। हाँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बता रहा हूं वही आएगा, जो बता रहा हूं वही आएगा, टेंशन मत लो। या उससे जुड़ा मुड़ा भी कोई आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना।
तो ये मैसेज मैं आपको भी देना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि बहुत सारे भारतीयों को मैंने देखा है जो अच्छी आमदनी के लिए, अच्छे अवसर के लिए, या हो सकता है उन्हें किसी से प्यार हो गया विदेश में, उसकी वजह से वो विदेश चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पे मेरे परिवार का भला होगा, भारत तो मेरा देश है ही, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, एक पराये देश में भी रहूँगा, जब मन करेगा यहाँ आऊँगा, जब मन करेगा वहाँ आऊँगा, यहाँ पे मेरे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें सोचते हैं और वही बस जाते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए हो सकता है एजुकेशन ले सके अच्छी, ऐसे लोग हो सकता है अच्छी आमदनी ले सके, पर डॉक्टर कलाम कहते हैं जब मैंने पहला टेस्ट किया था अग्नि मिसाइल का, तो मैं अपने होटल में था, तो एक वेटर खाना लेकर के आया और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। वो जानता था मैं कौन हूं, वो जानता है मैंने क्या किया, और वो जानता है जो मैंने किया उसके मेरे देश के लिए क्या मायने। तो मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। तो डॉक्टर कलाम जी यही कहते हैं, मैं यही सोच रहा था कि आपने विदेश में जाकर के हो सकता है अच्छा प्रेम पा लिया, जो एक प्रेम एक बहुत अच्छी भावना है, आपने हो सकता है अच्छा प्रेम पा लिया, अच्छे पैसे पा लिए, अच्छा भविष्य पा लिया, पर वो सम्मान आप कभी नहीं पा पाएंगे जो मैंने उस दिन उसकी आंखों में देखा। है ना? तो ये भी एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं ना, इस देश का भविष्य जो है आपके हाथों पे ही है, आपके कंधों पर है। ठीक है, जैसे बनाना चाहोगे बन जाएगा। असली ज्ञान और असली शिक्षा का महत्व समझो, नहीं तो वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड कर ही सकते हो। एनीवेज, क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है? कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? वही सवाल देखो, वही ना घिसे पिटे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बट ठीक है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन या एग्जामिन द स्टेटमेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई? तो इसमें क्या लिखोगे? सीधी सी बात है, जो याद है लिख दो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। मुझे पहले यही याद आ रहा है, मैं यही लिखूंगा। सर ये एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट से, अरे ठीक है सर, अपने हिसाब से मत लिखो, हमारा भी देख लो थोड़ा। ठीक है, देखता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे 5 पॉइंट है, 3 याद है, कोई बात नहीं, टीचर को भी सब नहीं पता है ना, दिख रहा हूं ना, टीचर को भी सब नहीं पता होता है, तो लिखो इट मॉडर्न। और मन को कभी कभी ढील दे दो भाई, तेरे को जैसे लिखना है लिख। कॉन्सेप्ट यही है कि वो ट्रैक्टर थ्रेशर निकाल दिया, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड निकाल दिए, अरे आपके HYV सीड्स भी लैब में बनाए जाते हैं, तो ये सब निकल गया, तो इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर और अच्छा और इजीली होने लगा। सो इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर। क्या निकाल दिया? वही आपके ट्रैक्टर्स हो गए, है ना, सॉरी हैंडराइटिंग के लिए, आपके थ्रेशर्स हो गए, आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, आपके पंप्स हो गए, है ना, इन सब का एग्जाम्पल दे देना। मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, तो इससे क्या होगा? इट बूस्ट्स द व्हाट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हाँ, ऐसे ही लिख दो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसको एक क्या मिल गया? बूस्ट मिल गया। उसके बाद क्या लिखोगे आप? मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर। वही सर, रोजगार मिलता है। वो टाटा आया तो सिर्फ टाटा का नाम लेकर के नहीं आया, वो अपने साथ रोजगार लेकर के आया। इसी पॉइंट से कनेक्टेड एक और पॉइंट है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। वो क्या है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, है ना, एंड स्टारवेशन। लिख दो मन किया तो, नहीं तो कोई बात नहीं। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, है ना, बिकॉज पीपल आर गेटिंग जॉब्स, तो इससे क्या होगा? पीपल विल हैव हायर इनकम। अरे इंडस्ट्रीज में हमेशा हायर इनकम होती है, खेती में कितनी इनकम होगी? हाँ, अगर बहुत बड़ी जमीन है भाई, जमींदार घर घराने से हो तो हाँ, घुटने पे जमींदार घर घराने से हो तो बात अलग है, पर हायर इनकम तो फैक्ट्री में होती है ना। अब हाँ, मजदूर हो तो इनकम कम है, पर जैसे एक तरीके से मानो एड्यूहैप एक फैक्ट्री है, तो मैं एक टीचर हूँ, एक इंपॉर्टेंट टीचर हूँ, तो मेरी इनकम अच्छी होगी। वही अगर मैं कोई फैक्ट्री में काम करता तो इनकम उतनी अच्छी नहीं होती, है ना, माफ कीजिए। यही अगर मैं कोई खेती में काम करता तो इनकम उतनी अच्छी नहीं होती। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनकम अच्छी होती है, ठीक है। आप कभी भी लिस्ट निकालोगे ना, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, या टॉप 100 की लिस्ट निकाल लो, टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो उसमें कोई किसान आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पैसा नहीं है, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। तो इसी के लिए कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, बिकॉज इट हैज हायर इनकम, ठीक है।
उसके बाद याद आए तो लिख देना इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स। बस अब मुझे वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं याद आ रहा है, वो एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज वाला नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, टीचर को भी सब नहीं पता होता। इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुड्स, और लास्ट में याद आए तो लिख देना कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छी है तो आपकी इंडस्ट्री क्या करेगी, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, और इन गुड्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट करोगे, तो इससे क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ेगा, है ना, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंप्रूव होगा, या एक्सचेंज की जगह मैं तो लिखता हूं फॉरेन रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी का जिक्र जो है, बस हो गया, ठीक है। जहां रुकने के लिए कह रहा हूं वही रुकना, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, जो बताया वही है, फॉरेन एक्सचेंज, गुड्स ऑफ हायर वैल्यू, यही है, ठीक है। उसके बाद यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। एक बार ध्यान से देखो इसको और फिर समझो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड है, दे मूव हैंड इन हैंड। इस स्टेटमेंट को भी एज इट इज मैंने आपके पेपर्स में कई बार देखा है, यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया जाएगा, है ना, और पूछ लिया जाएगा आपसे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन व्हाई, या व्हाई इज इट सेड दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लो, ठीक है, और उसके बाद इसका जवाब जो है वो प्रेजेंटेशन में लिख लिख करके हम याद करने की कोशिश करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन व्हाई, है ना, इस तरीके से भी आता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, या दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का ऑपोजिट है, इंक्लूसिव है तो यस दे आर इंक्लूसिव, एंड एक्सक्लूसिव है तो व्हाई दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो समझो कि देखो, एक तरफ तो आपकी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, या इंडस्ट्री यहां पे, एक तरफ तो आपका एग्रीकल्चर है, दूसरे तरफ आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप पहले एकदम लेमैन टर्म्स में बताता हूं, समझना कोशिश करना, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या देता है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या देता है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो क्या क्या देता है बताता हूं। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल जाता है, जैसे जो शुगर इंडस्ट्री है उसके पास एग्रीकल्चर से क्या रॉ मटेरियल जाता है, शुगर केन, या अगर कोई कॉटन इंडस्ट्री है तो उसके पास एग्रीकल्चर से क्या रॉ मटेरियल जाता है, कॉटन, है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं सर आयरन और, आपने वो उस समय हमने माइनिंग भी हो सकता है ना, तो सर मैं लिख दूंगा कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है उसको मिनरल्स जाते हैं, तो ये गलत होगा, ये मत लिखना, ठीक है। याद रखना, हम यहाँ पे नेचर और इंडस्ट्री के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं कर रहे, हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कि खेती बाड़ी और फैक्ट्रीज के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो माइनिंग, मिनरल, गोल्ड, पेट्रोल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, ये सब क्या है, क्या ये खेती है? अरे बोलो ना यार, क्या ये खेती है? नहीं। तो ये इस केस के एग्जाम्पल में गलत होगा, तो ये गलती मत करना, ठीक है। कि आपको लग रहा होगा कि अरे सर मैंने शुगर इंडस्ट्री लिख दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख दिया, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख दिया, है ना, और तो ग्राउंडनट ऑयल, उसका ऑयल निकाला जाता है, वो लिख दिया, तो सर मैं माइनिंग इंडस्ट्री आयरन ओर भी लिख सकता हूं। नहीं, आयरन ओर जो है वो नेचुरल मिनरल है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल मत लिखना। तो एग्रीकल्चर क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है। अब ये जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या देता है, तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी होगी, ठीक है। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन, है ना, यानी कि वही आपके ट्रैक्टर्स, पंप्स,
इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपको शुरू में याद दिलाया था, करवाया था, क्योंकि ये पॉइंट यहां पर भी आपके काम आएगा। सवाल इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, समझ रहे हो ना? बोर्ड की तरफ एक बार देखो। यस, अब मेरी तरफ देखो। सवाल क्या था इससे पहले जो डिस्कस किया था, है ना, कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन, है ना, या व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन फॉर डेवलपमेंट, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो तभी हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंप्रूव्स एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, या इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर, है ना, ट्रैक्टर्स निकाल के, थ्रेशर्स निकाल के, पंप्स या फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इससे क्या होगा, इट बूस्ट्स, इट इंप्रूव्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है। उसके साथ साथ हमने और कुछ चीजें देखी थी, हाँ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। उसके बाद हाँ, इट इंप्रूव्स द वैल्यू ऑफ गुड्स, की आयरन ओर is having less value but iron machinery is having more value, है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, द गुड्स हैव मोर वैल्यू, साथ ही साथ की एक्सपोर्ट, बेटर फॉरेन एक्सचेंज, की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड विच विल लीड टू बेटर फॉरेन एक्सचेंज या बेटर फॉरेन रेवेन्यू। तो ये हमने मोटा मोटी देखा था। अब यहां पे वही चीज वापस से आ गई है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर, या फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर, है ना, कि एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, या फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो क्या लिखोगे, यही पहले आप समझ लो इस चार्ट से। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है, इंडस्ट्री क्या करती है, मॉडर्नाइज करती है, ट्रैक्टर्स, पंप्स वगैरह करती है, जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अरे आप समझ रहे हो ना बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मेरी स्पेलिंग गलत है पर मैं वापस लिखता हूँ, चलो। बेसिकली देखो, आपका ये जो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, इनकी मदद एक ही चीज से करता है, रॉ मटेरियल से। ये इंडस्ट्री वाले दो चीजों से करते हैं, एक तो नए नए उपकरण देते हैं, साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को भी इंप्रूव करते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स। सॉरी, हाँ नीचे लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है। इन एग्रीकल्चरल गुड्स, है ना, कि ट्रांसपोर्ट में जैसे बस आ गया, ट्रक आ गया, है ना, या फिर आपका ट्रक ही होता है, या फिर आपकी वैन आ गई कोई। तो ये बस जो है, ये जो ट्रक है, ये जो वैन है, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है ना, किसी ना किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है, या फिर किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो ऐसे ही लिख दिया है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर या जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस ना होता हो। तो आप समझ रहे हो ना बात को? तो आपसे सीबीएसई जो है ये सवाल पहले भी पूछ चुकी है और फिर जो है आपसे पूछने की संभावना है, तो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। क्या आपसे पूछ सकते हैं वो कि इंक्लूसिव है वो एक दूसरे के, एक दूसरे से अलग नहीं है। या सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या, एग्रीकल्चर, एंड हाउ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जिसमें आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाएंगे। हाउ प्राइमरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर्म अ रिलेशनशिप, सॉरी, हाउ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर्म अ रिलेशनशिप। इस तरीके से भी सवाल जो है मैंने देखे हैं। हो सकता है कि कोई और ही तरीके से सवाल पूछे, पर जब भी प्राइमरी सेकेंडरी या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिलेशनशिप की बात की जाएगी या हैंड इन हैंड की, तो आप जवाब यही लिखोगे, ठीक है। पहले तो हमेशा क्वेश्चन से अग्री करो कि यस एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैं फिर से बताता हूं, ये सिर्फ एक तरीका हो सकता है जवाब लिखने का, मेरे से बेहतर जवाब लिखने की क्षमता है आप में।
कुछ लोगों में तो बिल्कुल है। यस एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जाएगा भी है, आर बोथ इंक्लूसिव of each other. Yes, industrial sector and agricultural sector are both inclusive of each other. Yeah, both of them move hand in hand. ठीक है, टेक्स्ट बुक के वर्ड्स ना एग्जामिनर को चिपकाओ तो उसको पता चलेगा भाई जो स्टूडेंट है सामने उसमें दम है। अगर ये क्वेश्चन डालते हैं वो आपके सामने कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन, तो यहाँ पे हैंड इन हैंड यूज किया गया है। देखो दो टर्म्स है, एक हैंड इन हैंड वाला टर्म है, एक इंक्लूसिव। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो लिख दो कि यस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड बिकॉज दे आर इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर। पहला पॉइंट ये, उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखोगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर बोथ इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, व्हाई, है ना, तो आप लिखोगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर बोथ इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर बिकॉज दे मूव हैंड इन हैंड। समझ रहे हो? तो एग्जामिनर को जवाब दो ऐसा कि भाई तू जिसका पेपर चेक कर रहा है वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो इस खेल को समझता है, या वो एक ऐसे शिक्षक से पढ़ के आया है कि वो तुम्हारे हर एक ढोंग ढकोसले को जानते हैं कि तुम सवाल 3 तरीके से पूछ सकते हो पर जवाब जो है एक ही होता है। ठीक है, हमेशा। क्या हो गया इसको? कम ऑन, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, यस एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर बोथ इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर या बोथ ऑफ देम मूव हैंड इन हैंड। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। या तो इसको लोग कहते हैं इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव रिलेशनशिप, या इसी को कहते हैं कि दे मूव हैंड इन हैंड। तो क्वेश्चन कैसे भी आए पहले अग्री कर जाओ। यस इंडीड, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू डू। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो या तो अग्री करो या डिसअग्री करो। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे? अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे? अग्री करेंगे, क्योंकि सच में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ में चलती है। उसके बाद दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है ना? इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, या इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। की इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो उसको कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? यहाँ से आता है आपके एग्रीकल्चर से। एग्जाम्पल दे देना कि मानो जो शुगर इंडस्ट्री है उसको एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल चाहिए, शुगर केन, गन्ने के बिना चीनी नहीं आएगा। या फिर जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आपकी सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मानो, तो उसको क्या चाहिए? उसको कॉटन चाहिए, उसको जूट चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? यहीं से आता है। ठीक है, या फिर इसमें ऑयल इंडस्ट्री भी आती है। जैसे मानो यहाँ पे कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री को कोकोनट तो चाहिए होगा ना, तभी तो वो उसको ऑयल निकाल करके बेचेंगे। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप हो गया। दूसरा आप क्या लिखोगे? ये तो एग्रीकल्चर ने क्या दिया, अब इंडस्ट्री क्या देती है? इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेस, साथ में अभी याद करना है, इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेस दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। कि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्नाइज करते हैं। कैसे? वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेकर के आते हैं, जैसे ट्रैक्टर लेकर के आ गए, थ्रेशर्स लेकर के आ गए, किसी की इंग्लिश अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, हार्वेस्टर्स लेकर के आ गए, पंप्स लेकर के आ गए, आपके पेस्टिसाइड्स लेकर के आ गए। ये सब मत लिखो, मैं सब लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आप कुछ भी लिख सकते हो, आप एक्सेट्रा डाल के 2-3 ही लिखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन। अरे अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो गाड़ी नहीं होगी, ट्रक नहीं होगी, क्यों? ट्रक वगैरह जमीन से तो निकलता नहीं है, फैक्ट्री में ही बनता है। तो इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे क्या होता है? एग्रीकल्चरल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, स्पेलिंग गलत है एग्रीकल्चरल की जो अभी लिखी है, पर कोई बात नहीं, यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अरे आप समझ रहे हो ना बात को? एग्रीकल्चरल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। मैं बार बार कहता हूं, सवाल वो आपसे चाहे कैसे भी पूछे, अपन का जवाब जो है वो एकदम रेडी होना चाहिए। ठीक है, जवाब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खिचड़ी पका लेना।
Agriculture and industry are inclusive of each other. Agriculture and industry move hand in hand. Why? Yes, because agriculture and industry are inclusive of each other, and hence they move hand in hand. Ki the industrial sector is dependent on the agricultural sector for the raw materials, है ना? Because they cannot produce the output without getting the raw materials from the agricultural sector. इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात है? अरे अगर चीनी मिल में गन्ना नहीं जाएगा तो चीनी कैसे बनाएंगे? गुड़ बना सकते हैं, उसमें भी गन्ना चाहिए, पर चीनी बनाने के लिए गुड़ तो मतलब चीनी बनाने के लिए गन्ना तो चाहिए ना. तो कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं. अपने हिसाब से लिख दो कि द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर द रॉ मटेरियल्स. Because without raw materials, the industries cannot manufacture their goods. For example, the sugar industry cannot manufacture sugar without sugar cane. The cotton textile industry cannot manufacture textiles without cotton. The coconut oil industry cannot manufacture coconut oil without coconuts. समझ गए ना? उसके बाद at the same time, even the agricultural sector is dependent upon the industrial sector because industries modernize the agriculture. Industries provide agriculture with modern equipment such as tractors, threshers, harvesters, है ना, pumps, fertilizers, pesticides, which in return improve the productivity of agriculture. Also at the same time, the industrial sector provides transportation to transport the agricultural goods from one place to another. All right, तो I hope ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ चुका है. फिर आने की भी जबरदस्त संभावना हो सकती है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत कमाल का चैप्टर है, और आप एड्यूहैप से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझिए, क्योंकि ये फर्स्ट पेज ही है खाली चैप्टर का, और फर्स्ट पेज से ही कितने तरीके के कितने सवाल जो है निकाल लिए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, और जगह पे ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जा सकता है, पर उससे कुछ फायदा नहीं होगा. ठीक है, एनीवेज जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है सिर्फ वो देख लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, समझ गए होंगे हम. उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, इसको ध्यान से देखिए एक बार. जितना याद करा रहा हूं, जितना बता रहा हूं, उतना ही समझ लो, उतना ही काफी है. ऑलराइट, तो चलिए चैप्टर को आगे समझते हैं. जैसा मैं आपको बता रहा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. पर यहां पे जाने से पहले आप ये बात समझ लो कि अगर शुभम सर बोल रहे हैं ना कि ये इसका पर्यायवाची है, तो वो सच में उसका पर्यायवाची है. जैसे अगर रवि, तुम्हारा नाम मानो रवि है, तो तुम्हारा और सूर्य एक ही है. दिवाकर, सूरज, ये सब एक दूसरे के ही चट्टे बट्टे हैं. जैसे पंकज, कमल एक ही है ना. चांद, चंद्रमा, चंद्र एक ही है. उसी तरीके से याद रखना कि ये सीबीएसई बहुत चालाक है बेटा. मैं बार बार अपने बच्चों को ये कहता हूं, जब मेरा कोई बेटा ज्योग्राफी या बेटी ज्योग्राफी देखता है ना, या हिस्ट्री देखता है, तो उनको लगता है कितना वास्ट है सोशल साइंस. अरे ये ज्योग्राफी ही देख लो, है ना. अभी तक आपने कितना चैप्टर पढ़ा? 1 पेज पढ़ा खाली, वो भी फर्स्ट पेज, और उसमें से कितने क्वेश्चन निकल गए. तो लेकिन कंटेंट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बेटा कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है. आप ये बात समझ करके चलो कि अगर आपको 4 आंसर याद करने हैं एक चैप्टर में, तो क्या सिर्फ आप वही 4 आंसर याद करोगे तो हो जाएगा? नहीं. एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है? एफर्ट, डेडिकेशन, बक, वो तो हर स्टूडेंट के अंदर आता है एग्जाम टाइम में. ये बात हमेशा याद रखना बेटा बेटी की. फर्क बस यही है ना कि एक टॉपर स्टूडेंट क्वेश्चन चाहे घुमा करके भी पूछा हो ना, वो समझ जाएगा पूछा क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, तो इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री की जगह व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी. तो आप समझ रहे हो, यहां पे पता है बेटा जवाब ज्यादा नहीं होते हैं सोशल साइंस में, सवाल पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना. What is the importance of manufacturing industries? वही आंसर है जो मैंने आपको बताया, है ना. Industries are the backbone for economic development. वही आंसर है जो मैंने आपको बताया, है ना, कि the economic development of any country depends upon the development of its industries.
एक ही आंसर है, एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। जब विद्वान एक सत्य को अलग अलग तरीकों से कह सकता है ना, तो एक जवाब को आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, पर ये सीबीएसई इस श्लोक को बहुत सालों से मानती आई है। वो एक ही सवाल को अलग 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 तरीके से आपसे पूछते हैं और बेटा घबरा जाता है। तो इसके बीच से हम कैसे निकले? सर मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, मैं दे रहा हूं 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे पढ़ के लग रहा है सिविक्स या इकोनॉमिक्स में से किसी का होगा, मैं क्या लिखूं इस केस में? उस क्वेश्चन में कोई तो की टर्म होगा, कोई एक शब्द तो होगा जिसका मतलब तुम्हें आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मानो ये क्वेश्चन आता है, यहां वॉट लगा दो, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी? बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी? आपको जवाब नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि शुभम सर ने इकोनॉमी के बारे में बताया था। इकोनॉमी यानी कि पैसा। सोशल साइंस में ना 3 शब्द घुमा फिरा के बार बार आते हैं, वो एक है सोशल, एक है पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमी या इकोनॉमिकल। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तीनों शब्दों का अगर एकदम एकदम प्योर, एकदम सिंपल वर्ड्स में मतलब बताऊं, सोशल मतलब सोसाइटी की बात हो रही है। कोई कहता है ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। वो समाज की बात कर रहा है ना। सोशल डाइवर्सिटी यानी कि समाज में बहुत डाइवर्सिटी है, समाज में बहुत वेरिएशन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? ये एक समाज है। तो द वर्ड सोशल ऑलवेज टॉक्स अबाउट सोसाइटी और ऑलवेज टॉक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। जब जब सोशल शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तब तब समाज के दृष्टिकोण से बात की जा रही है। पॉलिटिकल, हमेशा पॉलिटिकल यानी कि वो किसी ना किसी, वो पॉलिटिक्स की बात करेगा। अब पॉलिटिक्स मतलब बीजेपी कांग्रेस नहीं, अरे कंपनी में भी पॉलिटिक्स होती है ना, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, घर में भी पॉलिटिक्स होती है थोड़ी बहुत। मम्मी का क्या पता भाई बहन को ज्यादा प्रेफर करती हो कुछ मामलों में, या आप मम्मी पापा में से किसी एक को कुछ मामलों में ज्यादा पसंद करते हो, तो घर में भी पॉलिटिक्स होती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी और द बीजेपी और कांग्रेस। पॉलिटिक्स वो कहीं की, किसी भी लेवल की पॉलिटिक्स हो सकती है, छोटे लेवल की, बड़े लेवल की। एंड इकोनॉमी, ये तो सबसे सिंपल है। इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकली, हमेशा पैसे की बात हो रही है किसी ना किसी टर्म्स में। जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स इज द नंबर 1 इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 सबसे अमीर देश है। चाइना इज द नंबर 2 इकोनॉमी, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से दूसरे नंबर का जो सबसे अमीर देश है वो चीन है, वो चाइना है। तो ये बात समझ गए? तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज का या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रीज का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। मानो आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता तो आप क्या लिखोगे? एक चैंपियन स्टूडेंट क्या करेगा? वो देखेगा कि मुझे इकोनॉमी मतलब पता है, वो कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढेगा क्वेश्चन में जिसका मतलब उसको पता, वो उसी के बारे में लिखेगा। अरे आपसे पूछा है कि इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में क्या है, लेकिन आपको ये पता नहीं जवाब क्या, आपको पता नेशनल इकोनॉमी क्या, आप लिख दोगे? पहले लिख दूंगा इंडस्ट्रीज बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर, और कुछ भी लिखो, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रीज हैव अ मैसिव कंट्रीब्यूशन इनटू द नेशनल इकोनॉमी। द नेशनल इकोनॉमी रेफर्स, है ना, द नेशनल इकोनॉमी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट अ कंट्री पोजेसेस। अब ये जवाब गलत है, मतलब सही नहीं है, गलत है, बात सही है, पर कम से कम इसमें कुछ नंबर तो मिलेंगे, क्योंकि जो लिखा है वो लॉजिकल लिखा है। सच में नेशनल इकोनॉमी क्या होती है? सच में नेशनल इकोनॉमी होती है कि द अमाउंट ऑफ वेल्थ योर कंट्री पोजेसेस, आपकी कंट्री के पास कितना पैसा, यही नेशनल इकोनॉमी। अलग तरीके से लिखो। साथ ही साथ इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री को फैक्ट्री भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो आपको यहां पे आधा या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1 से 1.5 नंबर भी मिल जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में आप कितने मार्क्स लेकर के आए ये कोई नहीं पूछेगा। ये आपको लाइफ में जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, तो ये इतना असर नहीं करेगा, इतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। पर द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर, जिसे आंसर लिखना आता है, वो कहते हैं ना कि जो अच्छी रोटी पकाता है ना, जो हम उसको क्या कहते हैं, नानबाई, जो रोटियां अलग अलग तरीके की रोटी बना सकता है, ये लोग कुएं में भी रोटी बना लेंगे।
वैसे अगर हम अगर स्टूडेंट है और शुभम सर के स्टूडेंट है तो चाहे सवाल कैसा भी हो हम कीवर्ड पकड़ करके जवाब लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमसे सवाल पूछा जा रहा है। टीचर को थोड़ी कुछ पता है, वो भी मार्किंग स्कीम देख रहे हैं, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का नॉलेज है, पर आप वहां कुछ जरूर लिखेंगे, है ना। कीवर्ड्स देखो, नेशनल इकोनॉमी एक कीवर्ड है, इंडस्ट्री एक कीवर्ड है। अब कंट्रीब्यूशन सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, कुछ द इज ऐसे वर्ड्स छोड़ करके कोई कीवर्ड ढूंढना, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, चलो रिवाइज कराते हैं आपका ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना। सुंदर लड़की, अब वो सुंदर वर्ड तो मतलब वो डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। अब सुंदर वर्ड हट गया, मानो सुंदर लड़की में से सुंदर हटा दिया तो लड़की लड़का थोड़ी हो जाएगा, लड़की तो लड़की ही रहेगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ऐसे ही डाल दिया गया है। अरे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है ना। तो बात समझ के चलना इंडस्ट्रीज के बारे में। इज दिस चैप्टर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? सो यू टेल मैडम एवरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स समथिंग, है ना। मैडम आप जिस पर्स आपके पास है, जो जूता आपके पास है या चप्पल सैंडल आपके पास है, ये सब किसी ना किसी इंडस्ट्री से आया है। देयर इज नो इंडस्ट्री दैट डज नॉट मैन्युफैक्चर्स एनीथिंग। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसा सामान मैन्युफैक्चर करती हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ देखा जा सकता है। और ज्यादातर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को आप छू सकते हो, है ना। यानी कि हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा स्टूडेंट वही है जो शुभम सर जब जो पढ़ाए वो तभी याद कर लेगा, या अपने नोट्स बना लेगा और बाद में रिवाइज करेगा और फिर याद कर लेगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी? कई बार सीबीएसई जो है ना शांडी हो जाती है, नेशनल इकोनॉमी की जगह नेशनल जीडीपी आपको दे देगा, तो आपको समझ में आएगा सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। देखो, इकोनॉमी यानी कि कितना पैसा है आपके देश के पास, जीडीपी क्या होता है कि आपके जो तीन मेन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों को मिला करके जो टोटल रेवेन्यू आपका आ रहा है वो आपकी जीडीपी होती है, ठीक है। तो चाहे वो आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमी में पूछे, जीडीपी में पूछे, सवाल एक ही है। यहां पे एक और पलटी क्या मारते हैं कि इंडस्ट्रीज की जगह वो आपसे पूछेंगे फैक्ट्रीज, या ये तो मैंने नहीं देखा है, पर ये मैंने देखा है कि सेकेंडरी सेक्टर आ चुका है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी। तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं, इट इज 27%, ठीक है। 27% में से जो 10% है वो कंट्रीब्यूशन है माइनिंग इंडस्ट्री का, है ना। वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स के ऊपर काम करती है। याद रखना, माइनिंग जो है वो एग्रीकल्चर नहीं है, खेती थोड़ी होती है। अब मानो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा, माइनिंग इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है कि आयरन जो है, भारत की भूमि में लोहा बहुत है तो आयरन निकाला जाता है, नेचुरल मिनरल। सर मिनरल क्या आयरन एंड स्टील ही हो सकता है? नहीं बेटा, थोड़ा सोचो, जमीन से और क्या निकलता है? सर पानी, तेल निकलता है, हो सकता है, सही बोला। पेट्रोल, डीजल, तो पेट्रोल डीजल को अलग अलग लिखने की जगह हम पेट्रोकेमिकल्स लिख देते हैं, जो कि एक ही बात है। या फिर बेटा और सोचो, कोयला भी तो निकलता है धरती से। तो ये जो मिनरल्स हैं ये एग्रीकल्चर नहीं है, दे नॉट कम अंडर प्राइमरी सेक्टर बट दे कम इन सेकेंडरी सेक्टर। एग्रीकल्चर नहीं है क्योंकि खेती तो होती नहीं है ना, पर सेकेंडरी सेक्टर में ये लोग जरूर आते हैं। सो 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का। अब चाहे आप जीडीपी में कहो या नेशनल इकोनॉमी में कहो, एक ही तरीके से समझो, 27% इज द टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें से 10% माइनिंग इंडस्ट्री का है। तो 27 - 10 यानी कि अराउंड 17% कंट्रीब्यूशन जो है माइनिंग इंडस्ट्रीज छोड़ करके जो बची हुई इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज है उनका कंट्रीब्यूशन है 17%, ठीक है। अब यहां पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से फ्रेम करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ चुका है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। द टोटल कंट्रीब्यूशन, मैं पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूं तुम खुद थोड़ा सोचो। कम ऑन, अभी याद करना है। What is the contribution of what is the contribution of secondary sector in national economy? मत देखो. What is the contribution of manufacturing industries in national economy? The contribution of manufacturing industries in national economy is immense. थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ी नॉलेज.
मस्त कॉकटेल बनेगा। कॉकटेल पता है ना, वो 2-3 जूस को मिक्स करते हैं, मतलब आप कुछ भी मिक्स करो तो कॉकटेल बन सकता है, बशर्ते वो रिएक्ट ना हो, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी, या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज इन द नेशनल जीडीपी, ये लिखोगे। ये व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज इन द नेशनल जीडीपी। फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन द नेशनल जीडीपी, 27%, है ना। फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट, या फैक्ट्री से थोड़ा पकड़ने में गलती हो रही है, दूसरा समझते हैं, पर जवाब वही है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन। ये शुभम सर ने सिग्निफिकेंट कहा, सर से, शुभम सर से सिग्निफिकेंट तो हो जाएगा नहीं, आप लिख दो मेजर। सर मैं तो मेजर लिखूंगा, मेरे पापा आर्मी में मेजर थे, ठीक है। What is the contribution of industries in national economy? Industries contribute a major portion in the national economy. Industries contribute, second point में, around 27% of the national economy. Next point, out of which 10% is contributed by the mining industry. Example, अब एग्जाम्पल तो देना जरूरी नहीं है, पर दोगे तो आपको कॉपी भरने मिल रही है ना। एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, है ना। तो ये आप समझ रहे हो, है ना, कि 27% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, टोटल इंडस्ट्रीज का, जिसमें से 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ आपका माइनिंग इंडस्ट्री का। तो यही आपके 2-3 पॉइंट्स आ गए। ये सवाल 2 मार्क्स में सीबीएसई आपसे पूछ चुकी है, ठीक है। जबरदस्त संभावना हो सकती है दोबारा पूछे जाने की। एनीवेज, 27% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपकी माइनिंग टोटल इंडस्ट्री का, और उसमें से 10%, अगर मैं सब इरेज करके आपको वापस बताऊं, 27 और 10% आपको याद रखना है कि आपका टोटल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है 27%। इस 27 में से 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो है माइनिंग इंडस्ट्री का, ये बात याद रखना। और इसके बाद जो शुभम सर बता रहे हो खाली पढ़ लेना, ठीक है, कि आपकी बुक में और क्या चीजें लिखी हैं आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ऑलराइट, देखो इसके बाद आपको द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, बक इसे मत समझना, बस अब आपको याद आए तो लिख देना दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, या ईस्ट एशियन भी मत लिखना, आप लिख देना दिस इज लोअर देन सम अदर इकोनॉमीज, ठीक है। आंसर लिखने की ट्रिक हमेशा याद रखना। मैं आपको काफी ट्रिक्स बता चुका हूं। एक तो ये कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं आता तो कीवर्ड टारगेट करो, ये मेरे भी बड़े भाई ने मुझे ट्रिक बताई थी, ठीक है, और इसको मैंने आजमा के देखा है, टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। Anyways, what is the contribution of manufacturing industries in the national economy? The manufacturing industries contribute a significant portion in the national economy or the national GDP, depending upon what has been asked in the question. क्वेश्चन में इकोनॉमी लिखा है तो इकोनॉमी, जीडीपी लिखा है तो जीडीपी। बार बार रिवाइज कर रहा हूं, अभी याद करना है। What is the contribution of national economy? Sorry, what is the contribution of manufacturing industries in the national economy? The manufacturing industries contribute a significant proportion in the national economy. Manufacturing industries overall contribute 27%, है ना, of national economy, out of which 10% is the contribution of the mining industry alone. एक मतलब माइनिंग इंडस्ट्री, एग्जाम्पल कोल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इनमें से 1-2 एग्जाम्पल जो मन में आए दे देना, है ना, यही बस लिखना है। लास्ट में याद आए तो आप ये भी लिख देना कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी इज मच लोअर इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। भाई आप अमेरिका देखो, चाइना देखो, इजराइल देखो, है ना, जापान देखो, जर्मनी देखो, इन देशों की इंडस्ट्री का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, उसी को यहां पे कहा गया है मच लोअर। अब याद आया तो लिख देना, नहीं तो मेन आपको 27-10 का ही हिसाब लिखना है, ठीक है, कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी इज लोअर इन इंडिया एज कंपेयर टू सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल जो छोटा है पर भयंकर पूछा जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। सिर्फ पढ़ो पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन। इस सवाल को पूछा किस तरीके से जाता है, एक सेकंड,
yes, what are the factors does the industrial, on what factors does the industrial production depends, है ना, देख रहे हो ना। अब देखो इंडस्ट्रियल लोकेशन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सवाल कैसे भी पूछा जाए एक ही बात है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, या इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सवाल जवाब जो है एक ही होगा, ठीक है। हो यस, बहुत सारे फैक्टर्स अगर आप दें, लेबर दिया है, कैपिटल दिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड मार्केट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं अभी। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors that affect इंडस्ट्रियल लोकेशन। फिलहाल आप लोकेशन के पर्सपेक्टिव से ही, है ना, समझो। या इस सवाल को मैंने इस तरीके से भी देखा है, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट दे देंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। याद रखना, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फिर आपको आगे दे देंगे एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, या फिर दे देंगे एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। याद रखना ये बात, इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि वो कह रहे हैं इंडस्ट्री अगर मेरे को कहीं लगानी है तो वो लगाने, तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, मानो कल को देखो आजकल इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर है, आज तो शोज भी निकल रहे हैं आजकल उसके बेसिस पे। अब ये समझ करके चलो कि आपको अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मैं बार बार कहता हूँ इंडस्ट्री क्या है, मैं जैसे इंडस्ट्री कहता हूँ ना मेरे मन में वो इमेज आती है जो तुम्हारे मन में आती है, वो एक फैक्ट्री है और जिसके ऊपर से वो हम नहीं देखते थे वो फैक्ट्री वाली, है ना, कि ऐसी कोई बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर एक चिमनी होगी और उससे धुआं निकल रहा होगा। ये फैक्ट्री का ये होता है ना कि मतलब अगर मैं कहूँगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो लोग क्या सोचेंगे, एक आदमी होगा जिसकी पेट निकली होगी और जिसके हाथ में एक बस्ता होगा, उसका चश्मा होगा और ऐसे वो चलता होगा, ठीक है ना, और हो सकता है कसैली मलता होगा। अरे नहीं, वो सब गलत इमेज है, ठीक है। अब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, पर ज्यादातर एक टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में लोग यही सोचेंगे, डिस्कार्डिंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस, उनको हटा दिया जाए तो एक सरकारी कर्मचारी के बारे में लोगों की यही इमेज है। उसी तरीके से फैक्ट्री के बारे में यही इमेज है। फिर से बताता हूं, फैक्ट्री एक्चुअली एक एबिलिटी है या इट इज एक्चुअली अ कैपेबिलिटी, ठीक है। तो कल को किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये सवाल दोगे तो संभावना ज्यादा है सेलेक्ट होने की, नहीं तो वही घिसा पिटा सवाल दोगे, इट इज अ प्लेस या इट इज अ इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। ये सही है, एग्जाम में लार्ज स्केल ही लिखना, पर समझ जाना, ठीक है। सो ये पूछा जा रहा है कि कहीं पे अगर फैक्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री का लोकेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर, है ना, डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इसमें वही जो बताया था आपको ट्रिक पहले भी, क्लैंप याद रखना, ठीक है। कैपिटल, लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, और पी से पावर। पावर यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैपिटल यानी कि क्या होता है, मनी, पैसे की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। रॉ मटेरियल, लेबर यानी कि एम्प्लॉय चाहिए कंपनी में काम करने के लिए। अब एक तरीके से हम भी एड्यू हैप के लेबर ही हैं सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट एक तरीके से यही है। मार्केट यानी कि कहाँ सामान बेचोगे, है ना। प्लेस टू सेल, एक जगह है जहाँ पे सामान बेचना है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, बस ये कीवर्ड याद रख लेना जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, क्लैंप, ठीक है।
ठीक है, तो आपका ये इजी क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन, या ऑन व्हाट फैक्टर्स द इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड्स अपॉन, या सेटिंग अप अ इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इवैल्यूएशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो इंडस्ट्री बैठाने से पहले, इंडस्ट्री की लोकेशन तय करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, तो वो एक क्लैंप। ठीक है, रिवाइज करो, क्लैंप में है। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, सी यानी कि कैपिटल, लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये एकदम से याद नहीं होगा, बट ये शॉर्टकट माइंड में रख लो और फिर अपने हिसाब से याद रखना, मार्केट और पावर। कंफ्यूज नहीं होना। एक चैंपियन स्टूडेंट कौन है कि सर ये 3 मार्क में क्वेश्चन आया तो मैं एक एक फैक्टर को लिखूंगा, फिर थोड़ा एक एक लाइन उसके बारे में भी मैं लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा कैपिटल इज द मनी, है ना, मनी इन्वेस्टेड, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया। कैपिटल जो है वो हमेशा किसकी बात करता है, कैपिटल तो हमेशा मनी की बात करता है। लेबर का मतलब क्या है ना, लेबर का मतलब एम्प्लॉइज, है ना, या फिर पीपल वर्किंग, जो लोग उस फैक्ट्री में या जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी बात हो रही है। रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल इज द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अरे समझ रहे हो ना, ये एक लाइन है, अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, कि जो भी आपको सही लिखे, सही लगे, लिखने से डरो मत। मार्केट क्या है, प्लेस टू सेल, है ना। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो बहुत लकी हो, क्लैंप से याद रखना, सारी चीजों को मेंशन करना और सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना। पावर यानी कि क्या, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए ना। अरे ये स्टूडियो में भी कितनी बिजली यूज हो रही है, समझ रहे हो ना, यही सही है। रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट, प्लेस टू सेल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी भी संभावना है पूछे जाने की, है ना, क्या पूछा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि एक जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, कि मतलब एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक के बाद एक आ रही है। निरमा ने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया, गोदरेज ने बनाया, टाटा ने बनाया, रिलायंस का तो गढ़ है। तो एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री, जब एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाए तो एक तरीके से वही इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड ये मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा, वापस से लिखता हूं, ये इस वक्त मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं ना, ये थोड़ा नया है मेरे लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, समझ रहे हो ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, है ना, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, कि एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड करते हैं। और इस स्टेटमेंट को वही आपको बोला जाएगा भाई, या तो एक्सप्लेन करो या फिर इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो, है ना। चलिए, आपको बुक में सबूत दिखाया जाता है इस सवाल का, यही है, एक्सप्लेन या एग्जामिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। ये जो हैंड इन हैंड वाला खेल है ना, इसमें 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हैंड इन हैंड सेम। वो या तो आपसे ये पूछते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गोज हैंड इन हैंड, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। अब ये हैंड इन हैंड की जगह सीबीएसई की एक और चाल होती है, पूछते हैं इनक्लूसिव। वो पूछ देंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इनक्लूसिव ऑफ ईच अदर, तो उसमें आप लिखोगे कि हाँ देखो, इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज करती हैं एग्रीकल्चर को, ट्रैक्टर देती हैं, थ्रेशर देती है, पंप देती है, बदले में एग्रीकल्चर क्या देता है, रॉ मटेरियल, शुगर केन फॉर शुगर इंडस्ट्री, कॉटन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, है ना, कोकोनट फॉर कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री, सही है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज एक और चीज देती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब एक पॉइंट भूल गए ट्रांसपोर्टेशन वाला, कोई बात नहीं, जो याद है वही लिखो, टीचर को भी सब नहीं पता होता, पर इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन भी देती है, गाड़ियां भी तो फैक्ट्रियों में बनती है ना। तो ये रिलेशनशिप है, इसी वजह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री मॉडर्नाइज नहीं करेगा एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट नहीं होगा। अगर ये इनको रॉ मटेरियल नहीं देंगे, अरे बिना गन्ने के चीनी वाले कैसे चीनी बनाएंगे, है ना, या बिना कोकोनट के वो पैराशूट वाले क्या डब्बे में क्या हवा भर के तो नहीं बेचेंगे ना,
समझ रहे हो ना आप बात को। और साथ ही साथ अगर इंडस्ट्रीज गाड़ियां नहीं निकाले तो किसान किस तरीके से, हाँ चलो बैलगाड़ी से लेके जा सकता है पर दूर की मंडी में नहीं जा पाएगा, है ना। आज के किसान तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्या दूसरे स्टेट में जाकर के सामान बेचते हैं। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, चाहे वो गाड़ी हो, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन हो या ट्रेन जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में पहले आना होगा कि सर बात किस चीज की हो रही है और किन चीजों की। देखो याद रखो, अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन एरियाज की बात हो रही है, यानी कि अर्बन एरियाज यानी कि क्या, यानी कि वो शहरों की बात कर रहा है, सिटीज की बात कर रहा है ना, शहरों की बात कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि वो फैक्ट्रीज की बात कर रहा है या वही इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, जहां पे एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। एक ही इंडस्ट्री है तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। वो हम कहते हैं ना, ब्रिटेन से एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो मेरे को एक बात सोच करके बताओ बेटा, अगर किसी देश में या किसी देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्री है, तो उसका शहरों से क्या कनेक्शन है? ये दोनों हैंड इन हैंड कैसे जाते हैं? बेटा शहर में क्या होता है? शहर में सड़कें अच्छी होती हैं। भूल जाओ इंडस्ट्रियलाइजेशन, भूल जाओ कुछ देर के लिए और दिल पे हाथ रख के बताओ शहर में क्या अच्छा होता है? शहर में सड़कें अच्छी। गांव में क्या खराबी है ये सोचो। हाँ, सड़कें अच्छी नहीं है। अरे अभी तो बिजली आने लगी है, पर पहले तो बिजली दिन में 3-4 घंटे मुश्किल से आती थी। और आज भी गांव में इतनी भी अच्छी बिजली नहीं आती जितनी शहरों में आती है। अब आप कहोगे सर मेरे यहाँ तो आती है। बेटा तुम्हारे गांव को छोड़ के भी भारत में बहुत गांव है ना। मैं सोच रहा हूँ एकदम गांव देहात के बारे में सोचो। सड़कों की प्रॉब्लम तो आज भी है काफी जगह। तो स्टूडेंट्स ये समझो कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों में या सिटीज में क्या होता है कि बैंक होंगे, एम्प्लॉय का अकाउंट वहां खोला जा सकता है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, सड़कें हैं, तो ये मार्केट है, शहर में लोग ज्यादा रहते हैं। अब बेटा पता है, कभी भी देख लो कोई बहुत मशहूर गांव ले लो आप, है ना, जैसे कि जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, वो जीरादई में पैदा हुए थे। जीरादई एक छोटा सा गांव है सिवान बिहार में। जीरादई बहुत फेमस है एक तरीके से, कम लोग जानते हैं बट ठीक है। बोधगया ले लो, बोधगया भी एक फेमस है। बोधगया में भी कई गांव हैं जहां पे गौतम बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। पर ये मशहूर गांव हैं जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं किताबों में। पर इन गांवों की आबादी आप किसी भी शहर से नापोगे कम आएगी। गांव में हमेशा लोग कम रहते हैं, लोग शहर भागना चाहते हैं। तो शहरों में आबादी ज्यादा है तो मार्केट बड़ा होगा। अरे मार्केट यानी कि क्या, कोई जगह दे दे क्या कि यहां तेरी दुकान वहां मेरी दुकान? यार वो तो गांव में भी बहुत बाजार होते हैं। मार्केट मतलब लोग। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा मेरे प्रोडक्ट के बिकने की संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी। अरे ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये तो लेगा। गांव में ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये इसके बाद तो कोई है ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा मार्केट होता है। तो अब इस आंसर को प्रोफेशनली लिखना सीखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस तरीके से इसके आंसर को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स जो हैं वो अभी शुरू होने वाले होंगे, कुछ के तो हो गए होंगे ऑलरेडी। पर आप ये बात समझ करके चलिए कि इस कंटेंट को बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है। हाँ, मैं माफी चाहूंगा कि अगर आपके हिसाब से कंटेंट एकदम टाइम पर नहीं आया, पर आप समझ करके चलिए कि शुभम सर अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलता है। सबसे पहले तो सारे पेपर्स का अध्ययन किया जाता है कि कहां से क्या क्या सवाल आ सकता है। और आपकी एनसीईआरटी कभी आप खुद पढ़ने जाइए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको एक ही वीडियो लेक्चर में पहले रिकॉर्ड करके एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद उसकी इतनी सारी भौजाल जैसी लाइनों में से कुछ अच्छी लाइनें निकालना और उन लाइनों से जिस प्रकार के सवाल आए हैं उन्हें ढूंढना, इसमें कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। पर आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तो मेरे ख्याल से मार्च एंड में, अप्रैल में होंगे, राइट? तो प्री बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, प्री बोर्ड्स भी 2 होते हैं, है ना।
तो ये आपका फर्स्ट प्री बोर्ड है या सेकंड प्री बोर्ड है? कोई कोई स्कूल होगा कि वो कहेगा कि नहीं हम तो भाई एक ही प्री बोर्ड लेंगे। ऐसे तो February 15 से पहले प्री बोर्ड नहीं होने चाहिए थे। बताता हूं क्यों। क्योंकि एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन Feb 15 तक का टाइम दिया गया था आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। गाइडलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पे आप भी चेक कर सकते हैं। पर कुछ स्कूल्स में समझता हूं उनको लगा होगा अरे मेरा पोर्शन तो 20 दिन पहले ही खत्म हो गया, तो मैं गाइडलाइन के लिए क्यों वेट करूं, मेरे पास अभी टाइम है, मेरे को तो 9, 10th, 11th का भी एग्जाम कराना है, 6 to 8 का भी एग्जाम कराना है। सब मार्च अप्रैल में ही एग्जाम देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है 11th स्टैंडर्ड वाले फरवरी में एग्जाम देंगे और 10th स्टैंडर्ड वाले अगस्त में एग्जाम देंगे। नहीं, ये मार्च अप्रैल का ही टाइम होता है सबके एग्जामिनेशन का। तो स्कूल वाले गाइडलाइन को कई बार दरकिनार करके अपनी सहूलियत के हिसाब से भी प्री बोर्ड टाइम टेबल सेट करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी आपके शिक्षक है। तो जितना सम्मान आप मेरा करते हो थोड़ा बहुत उससे ज्यादा उनका भी किया करो, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोस हैंड इन हैंड। मेरे को बताओ कल को तुम्हारे यहां मैकडोनल्ड्स खुल गया तो क्या होगा? भीड़ आएगी ना। अरे मानो तुम एरिया ए में रहते हो, मैकडोनल्ड्स खुला तो जो बी वाले हैं वो भी आएंगे, जेड वाले भी आएंगे, है ना। अब ए, मानो ए तो थोड़ा गलत एग्जांपल है, मानो डी कंपनी मत खोलना, ठीक है, वो दाऊद की कंपनी थी। सी कंपनी पकड़ते हैं, सी अच्छा है, सी ठीक है। तो बी वाले भी आएंगे, ए वाले भी आएंगे। अरे समझ रहे हो ना बात को? नहीं, बी वाले आएंगे और डी वाले आएंगे, ए वाले भी आ सकते हैं। अरे यार तुम छोड़ो बी ए डी, कहने का मतलब ये है जब कहीं पे फैक्ट्री निकलती है ना बेटा, बहुत लोग कहते हैं ना कि ये जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, यहाँ से लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, राजस्थान आते हैं, काफ़ी लोग बेंगलोर जाते हैं, काफ़ी लोग जो है साउथ इंडिया में जाते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है जो गुजरात राजस्थान से हैं, जो मध्य प्रदेश में। आपको इंडिया में पता है हर कोई हर एक जगह जगह आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है साउथ इंडियन नॉर्थ में नहीं दिखेंगे और नॉर्थ इंडियन ईस्ट में नहीं दिखेंगे और वेस्ट इंडियन साउथ में नहीं दिखेगा, सब दिखते हैं। तो ये लोग क्यों जाते हैं? एक कारण तो ये भी होता है ना कि अर्बनाइजेशन, काफी लोग गांव छोड़ करके शहर जाते हैं और वहां रहते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। मैं देखो कभी कभी आपको लगता होगा सर तो इमोशनल फूल है, पर ये याद रखना कि मैं एक शख्स को जानता था जिसने कभी पढ़ाई नहीं की अपने जीवन में, ज्यादा स्कूल गए ही नहीं। और ये ना हमारे ज़माने में ना हम मतलब मेरे से पहले ज़माने में, आपकी मम्मी पापा के ज़माने में कभी उनसे पूछना कि लड़कियों को ख़ास तौर पे पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने जाती थी तो घर में काम करवाया जाता था, डांट करके डफरा करके। तो जिसने कभी स्कूल, जिसके अंदर चाह होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज ने कभी जाने ही नहीं दिया, उसको तो यही लगेगा ना कि पढ़ने से कुछ अलग हो जाएगा। मतलब आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या आपके शिक्षक भी ना बेटा उस तरह से नहीं पढ़ पाए। मैं आपके मम्मी पापा या अपने मम्मी पापा नहीं, अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। यही मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता था ना, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, कितने लोगों को पढ़ा लूंगा? 25, 50, 100, 250, जीवन में लाख, 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा। पर अभी तो मैं कितने ही लोगों को पढ़ा सकता हूँ। मेरी पुरानी वीडियो आपका बैच की, आपके आने के 10 साल बाद भी जो बैच आएगा वो भी देखेगा। तो आप समझ रहे हो बेटा। तो मैं भी ना कहीं ये उम्मीद करता हूं कि जब मैं पढ़ता था तो यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ाने वाले नहीं थे, क्लासेस में बहुत सारी फीस भरते थे, हम वहां जाकर के पढ़ते थे। और ये भी होता था ना कि वहां नहीं समझ में आता था तो डर लगता था, डिप्रेशन आता था कभी कभार। स्कूल में क्लासेस में इतने हजारों की फीस भर दी है, चौंक जाते थे। पर आपके पास एक बेहतर समय है, तो उस समय का उपयोग कीजिए। मैं जानता हूं चैलेंजेस भी नहीं है, पर मैंने एक ऐसे शख्स के तौर पे जो डिजिटल एज में पैदा नहीं हुआ, उसको यही लगता है कि डिजिटल एज अच्छा होगा। जैसे किसी के पेरेंट्स उसको बार बार पढ़ते होंगे ना, बोलते होंगे ना पढ़ 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 पढ़, शायद उनके मन में ये मलाल रहा होगा कि मैं नहीं पढ़ पाया, शायद पढ़ने से कुछ तो अच्छा होता होगा, शायद यूट्यूब पे कंटेंट डालने से कुछ तो अच्छा होता होगा, इसलिए मैं डाल रहा हूं। शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। छोटा कंटेंट, छोटी सोच मत रखो। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने के बारे में नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना बात को? तो जितनी ज्यादा वैल्यूज ले सको, क्योंकि यही आपके करियर को बिल्ड करती है। बहुत लोग पूछते हैं सर शुभम सर आप इतना अच्छा पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि शुभम सर ने इमोशंस में एक्शन लिए हैं, है ना,
कि अगर किसी गाय को कचरे से खाते हुए देखा है तो अपने टिफिन से एक रोटी निकाल के दे दिए, ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि उनको भी अपना पेट देखना है, या 2 दे दिए ज्यादा खुश होकर के। लेकिन तो इन सब से क्या होता है? क्या मैं ये पुण्य के लालच से करता हूं? नहीं, मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना तो इससे हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाता है। आज मैं इतनी बेबाकी से या इतनी ऑनेस्टी से क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि मैंने वैसे कर्म किए हैं जिससे मैंने अपने इमोशनल नेचर को जिंदा रखा है अपने अंदर। तो पुण्य के लालच से कर्म करना छोड़ दो, और कर्म बस इसलिए करना कि जो भी तुम करोगे वो लाइफ में जिस चीज में भी तुम अच्छे हो या जिस चीज में भी तुम अपना करियर बनाना चाहोगे, भूल जाओ बोर्ड, वहां वो तुम्हारे काम जो है जरूर आएगा। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आज मैकडॉनल्ड्स खुलता है आपके एरिया में तो आपके पड़ोसी, पड़ोस के गांव वाले भी आएंगे, है ना। फैक्ट्री खुलती है, लोग रोजगार के लिए आएंगे, नौकरी दे दो, काम करेंगे, काम करेंगे। अरे तुम काहे को इतना टेंशन लेते हो अपनी लाइफ में? ये नहीं हो रहा है, बोर्ड में पढ़ना था, टारगेट सेट करना था, मैन्युफैक्चरिंग सर आपने अभी डाला, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कब डालोगे, ग्लोबलाइजेशन मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कब डालोगे? अरे क्या है, क्या है इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है इन चैप्टर्स को समझना। इत्मीनान से समझो और जीवन में और बड़ी परेशानियां होती है। वो कहते हैं ना कि मानो एक बच्चा था जो एक पेन की नोक को बहुत पास से देखता था तो उसको नोक बहुत बड़ी लगती थी। तो वैसे बच्चे मत बनो यार, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा हंसते खेलते रहो, हल्के फुल्के रहो। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन गोस हैंड इन हैंड। कुछ भी लिखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज, कुछ भी, हाँ मैं आंसर सही नहीं है, कुछ भी लिखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट इन द सिटीज, है ना। व्हेन इंडस्ट्रीज कम दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, when industries come more people migrate to that area, so more the people, bigger the market। अरे कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ, इंग्लिश थोड़ी अलग है, मुझसे बेहतर लिखो, जरूर लिखो। समझ रहे हो ना बात को? बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके लिए मुझे 4 लाइन पढ़ने की जरूरत है बक। तो मैं काहे का स्टूडेंट? याद रखना, शुभम सर का असली स्टूडेंट वही है जो कभी डरेगा नहीं एग्जामिनेशन में लिखने से। अरे उसको यूपीएससी का पेपर दे दो, कुछ ना कुछ तो लिख देगा, कोई ना कोई कीवर्ड के बारे में। वो उस कीवर्ड के बारे में एग्जैक्टली वो कीवर्ड क्या है वो नहीं पता, तो उस कीवर्ड से जुड़ा हुआ कोई कीवर्ड निकाल के कुछ तो लिख करके ही आना है, छोड़ करके मत आना। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, वही है। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोस हैंड इन हैंड। जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन गोस हैंड इन हैंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो हैंड इन हैंड। क्यों? क्योंकि दोनों में सौदा होता है ना। इंडस्ट्री इसको मॉडर्नाइज करती है, ये एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल देता है, और इंडस्ट्री इसको क्या देती है? ट्रांसपोर्टेशन देती है ना। लेन देन होता है। यहां पे क्या लेन देन होगा? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या देगा? अर्बनाइजेशन को लोग देगा। अरे अर्बनाइजेशन यानी कि शहर बनाना। शहर तो तभी बनेंगे ना जब लोग आएंगे। अरे वो काहे का शहर जिसमें लोग नहीं है? लोग होना तो बहुत जरूरी है। एक बार देखो बोर्ड की तरफ, समझ रहे हो ना बात को? लोगों का होना बहुत जरूरी है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा? इंडस्ट्रीज से, या तुम इस तरीके से मत पढ़ो, जब भी फैक्ट्री आती है तो क्या होता है? लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, तो लोग वहां जाएंगे। अरे आप ही में से कोई हो सकता है कल को अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, ठीक है। अरे क्या हुआ था वहां पे? सोच करके देखो ना। एक दौर था इस देश के इतिहास में जब मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई ने उन्होंने से कहा कि स्वर्ण लंका, ये तो सोने की लंका है ना, यहीं क्यों नहीं बस जाते हम? तो क्या कहा था श्री राम ने उनसे कि मातृ और मातृभूमि का त्याग कभी नहीं किया जा सकता, है ना। हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारी जननी अयोध्या ही सब कुछ है, ये राज्य हमारा नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या से रामेश्वरम, तमिलनाडु, श्रीलंका तक आता है, पर बीच में चाहे किष्किंधा हो चाहे लंका हो, एक टीले पर भी कब्जा नहीं किया। तो ये, इससे मैं क्या बताना चाहता हूं कि बेटा आप हमेशा ये बात याद रखना, अपने जीवन में आप हमेशा ये बात याद रखना कि बहुत सारे लोग हुए हैं
जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अलग अलग जगह पर जाते रहे हैं, पहले से जाते रहे हैं, अलग अलग कारणों की वजह से जाते रहे हैं, रोजगार की वजह से जाते रहे हैं, है ना। या अपने बच्चे को, उनको लगता होगा मैं तो स्कूल नहीं गया, शहर के स्कूल अच्छे होंगे, हाँ क्योंकि टीचर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, लोग इंग्लिश बोलते हैं, शहर के स्कूल में पढ़ाओ। यही होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर inclusive of each other. Industrialization and urbanization are dependent on each other. Why? Because where there are industries, more people are attracted over there. ज्यादा से ज्यादा लोग वहां अट्रैक्ट होते हैं. The more the people, the bigger the market, है ना. More people refers to the bigger market. Bigger market benefits the industries, है ना. इंडस्ट्रीज इनको क्या देती? इंडस्ट्रीज लोग अट्रैक्ट करती है ना. अभी जो लोग आ गए ये बड़ा मार्केट बन जाता है. अर्बनाइजेशन क्या देता है? इंडस्ट्रीज तो लोगों को बुलाती है. अर्बनाइजेशन बेटर रोड देगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा. मानो यहां पे अडानी ने, यहां टाटा ने और यहां अंबानी ने इस साथ में एक साथ फैक्ट्री डाली, तो वो आते जाते होंगे ना, तो वो रोड बनेंगे वहां पे उस एरिया में. गवर्नमेंट बोलेगी इस एरिया से बहुत पैसा हो रहा है यार, यहां से टैक्स आता होगा, तो वहां पे काम कराओ. वहां बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो मेरे जैसा कोई बंदा सोचेगा कि यहाँ ना मैं एक कैफे खोल देता हूँ, अरे यहाँ 3 बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर 300 एम्प्लॉय भी एक कंपनी में होंगे ना एक शिफ्ट में, तो 1000-1200 एम्प्लॉय तो होंगे. कम से कम 50 लोग तो एक दिन में, 20 लोग तो एक दिन में मेरी दुकान से सामान लेंगे. मैं वहां एक कैफे डाल दूंगा, कोई भूजा बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई होटल वाला फ्रेंचाइज खुलेगा. तो क्या हो रहा है एक एक करके? इसमें शुभम सर के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन goes hand in hand, ladies and gentlemen. Yes, because industries attract people. More the people, the bigger the market, the more the merrier हम कहते हैं, है ना. Industries attract people, है ना. More people leads to bigger market. In return, urbanization या the development of urban areas leads to better infrastructure, better road, कुछ भी लिखो, better facility, है ना. Better commutation, यानी कि commutation transportation की बात है. Better transportation, और लिखो क्या हो सकता है? Better banking, सही है ना. Better telecommunication, सही है. अरे शहरों में टावर, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं होते ज्यादा. भरोसा रखना सीखो. यही लिखा है यहां पे. क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, यही तो लिखा है. अरे हटाओ ये सब तुम्हारा. हाँ ये देखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुछ भी, लेकिन लिखा है, बुक में लिखा है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कंसल्टेंट. तो जब ये फेंक सकते हैं तो तुम भी थोड़ा फेंको. द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर. एक आर्ट ऑफ वॉर थी जो चाइनीज जनरल सुन टुजू ने लिखी थी. ये आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड. पहले अग्री कर जाओ. यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डज गोज हैंड इन हैंड. व्हाई? Because industries attract people. The more the merrier. The more people come, the bigger the market becomes. In return, urbanization या the development of urban areas leads to better banking, better infrastructure, better roads, better transportation, है ना. Better telecommunication, लिख दो, सही है सब. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, अर्बनाइजेशन होगा, तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन, which will help to easy transporting. Goods can be transported easily. साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हो? बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज, है ना, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. यही सब आपको लिखना है. कोई भी रॉकेट साइंस की अलग से बात नहीं की जा रही है, ठीक है. तो ये चैप्टर सच में इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं. कुछ महत्वपूर्ण सवाल है. मैं मानता हूं कि इस चैप्टर के बहुत सारे जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको बताया जाए और ये चैप्टर आगे जाके इजी हो जाएगा. देखो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मूव्स हैंड इन हैंड, है ना. सीधी सी बात है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट पीपल, मोर पीपल, बिगर मार्केट. ये एक पॉइंट खुद अगर मैं बना सकता हूं तो तुम भी बना सकते हो, और ये पॉइंट टेक्स्ट बुक्स में लिखे गए हैं. अब इसको, ये तो है, इसके बाद आप थोड़ी सी और टॉपिक्स पढ़ेंगे. उसके बाद डायरेक्ट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं एकदम शॉर्ट आपको वर्ड ट्रिक बताऊंगा. उस ट्रिक से आपको एकदम फटाफट याद हो जाएगा कि हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इस टाइप्स की इंडस्ट्री है, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस टाइप की इंडस्ट्री है, ऑन द बेसिस ऑफ की, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप
बहुत सिंपल है ये चैप्टर। एक बार आपने क्लासिफिकेशन को ट्रिक से समझ लिया, उसके बाद आपको बस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। और एक सवाल जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो आयरन प्रोसेस, स्मेल्टिंग, वो मैं आपको सब समझाऊंगा। आप बस विश्वास रखो। और जितना अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, शुभम सर अगर कह रहे हैं कि वीडियो जल्द से जल्द आएगी तो जल्द से जल्द ही आएगी, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आज ये वीडियो आपके पास आई है, इस पार्ट में यहीं तक है, पर नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द आपके पास लेकर के आएंगे, ठीक है। और उसमें भी 2 से 3 दिनों के अंदर फटाफट हम नेक्स्ट चैप्टर को डालेंगे। फिलहाल मैं जानता हूं थोड़ा बुरा लग रहा होगा, पर फिलहाल आपके पास ये टाइम है कि जितना पढ़ाया गया एक बार खुद के नोट्स थोड़ा सा बना लो, वापस से रिवाइज कर लो और इंस्टेंटेनियसली याद कर लो, है ना। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स 2 से 3 दिनों के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूं शुभम गुप्ता, देखते रहिए एड्यूहैप। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.